अपने माननीय राजीव दीक्षित जी का तालियों से स्वागत करें। और सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, इस सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय माताओं बहनों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ उपस्थित हैं और मुझे आपसे भारत स्वाभिमान के विषय में संवाद करने का मौका मिल रहा है। हमारी आज की इस सभा का बहुत गौरव है कि माननीय श्री चिरंजी लाल जी मंच पर हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमारे साथ यहाँ हैं और उनके कारण हमारी सभा का गौरव बढ़ रहा है। मंच पर हमारे भारत स्वाभिमान के बहुत समर्पित संरक्षकों में से एक माननीय श्री अशोक भाई भी उपस्थित हैं। उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और उनकी उपस्थिति हम सबको उत्साह देने वाली बनेगी, ऐसा मैं मानता हूं। मंच पर परम सम्माननीय स्वामी कृष्णानंद जी उपस्थित हैं। उनको मैं भावपूर्वक प्रणाम करता हूं कि उन्होंने हमारी इस सभा में आकर अपना उपस्थिति से हमें जो आशीर्वाद दिया है, उनकी उपस्थिति ही हमें आशीर्वाद देने वाली है। इसके लिए परम सम्माननीय स्वामी कृष्णानंद जी का बहुत आभारी हूँ। इसके अलावा भारत स्वाभिमान के हमारे यहाँ के संयोजक रविंद्र भाई, महामंत्री कोषाध्यक्ष भाई सोहन लाल जी, संगठन मंत्री कृष्ण लाल जी और प्रबंधक श्री बाबू सिंह जी, इनका आभारी हूँ। बहन रीटा जी का भी आभारी हूँ जो हमारी महामंत्री हैं। आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इन सब के लिए आपने बड़ी मेहनत की है, इतनी व्यवस्था बनाई है, सबके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे भारत स्वाभिमान के विषय में बात करने आया। यह अभियान परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने शुरू किया 5 जनवरी 2009 से। अभियान की शुरुआत हुई हरिद्वार से। अब धीरे धीरे भारत के 680 जिलों में यह अभियान पहुंच गया। मुझे बहुत प्रसन्नता है, खुशी है ये बताते हुए कि मात्र 1 वर्ष और 6 महीने के समय में अभियान भारत के 680 जिलों तक पहुंच गया। इस समय भारत स्वाभिमान के इस अभियान में 10,000 पदाधिकारी और 2,40,000 से ज्यादा योग शिक्षक तन मन धन से लगे हुए हैं। अगले 2 वर्षों में 11 लाख योग शिक्षक इस अभियान में और जुड़ने वाले हैं और उस काम के लिए परम पूजनीय स्वामी जी स्वयं एक एक जिले का प्रवास कर रहे हैं और एक एक जिले में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करके 11 लाख योग शिक्षकों को इस अभियान से जोड़ने में लगे हुए हैं। 2 साल के बाद हमारा सपना है कि हमारे पास 13,40,000 से ज्यादा योग शिक्षक हो जाएंगे और भारत के हर गांव तक हम पहुंच जाएंगे। भारत में 6,38,365 गांव हैं। हर गांव में हमारे कम से कम 2 योग शिक्षक हो जाएं, ऐसी प्रयास और कोशिश हम सब कर रहे हैं। इसके अलावा अगले 4 वर्षों में भारत स्वाभिमान के अभियान में हम 5 करोड़ मेंबर्स बनाने वाले हैं। सारे देश के जो नागरिक हैं, जो भारत के बारे में संवेदनशील हैं, देशभक्त हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, ऐसे 5 करोड़ नागरिकों को भारत स्वाभिमान का हम सदस्य बनाना चाहते हैं और इनकी मदद से भारत के 50 करोड़ लोगों तक भारत स्वाभिमान का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। हमारे भारत में ऐसा माना जाता है कि जब कोई एक व्यक्ति किसी अभियान या संस्था से जुड़ता है तो वो कम से कम 10 लोगों को अपने जीवन में प्रभावित कर लेता है। तो भारत स्वाभिमान से अगर 5 करोड़ लोग मेंबर के रूप में जुड़ गए तो कम से कम 50 करोड़ लोग हमारे अभियान से प्रभावित होंगे
हमारे अभियान के सहयोगी होंगे, शुभेच्छक होंगे और उनकी ताकत से हम इस देश में कुछ नया कर पाएंगे। आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं इस भारत स्वाभिमान की तरफ से। 2 काम हमें करने हैं। पहला काम है भारत के हर नागरिक को निरोगी बनाना, स्वस्थ बनाना, और दूसरा काम है अपने भारत देश को निरोगी बनाना और स्वस्थ बनाना। भारत के नागरिकों की जो बीमारियां हैं और भारत के नागरिकों में जो बुराइयां आ गई हैं, इन बीमारी और बुराइयों को मिटाना है। और भारत देश में जो बीमारियां और बुराइयां आई हैं, इनको भी मिटाना है। नागरिकों में जो बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, भारत में 5 करोड़ 70 लाख लोगों को। हृदय घात की जो बीमारियां हैं वो 4 करोड़ 50 लाख लोगों को हैं। 8 करोड़ भारतवासियों को कैंसर है। 12 करोड़ भारतवासियों को आंखों की बीमारियां हैं। 14 करोड़ भारतवासियों को दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस है। करीब 17 करोड़ भारतवासियों को घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द है। 20 करोड़ से ज्यादा भारतवासियों को हाइपरटेंशन है। 10 करोड़ भारतवासियों को हाइपोटेंशन है। करीब 4.25 करोड़ भारतवासियों को मस्तिष्क के रोग हैं और करीब 23 करोड़ भारतवासियों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसे सामान्य रोग हैं। कुल 77 करोड़ भारतवासी इस समय बीमार हैं। इन सभी भारतवासियों को स्वस्थ बनाना है, निरोगी बनाना है, रोग मुक्त बनाना है। ये हमारे अभियान का पहला लक्ष्य है। और दूसरा, हमारे भारत देश में इस समय भ्रष्टाचार है, बहुत ज्यादा गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है। हमारे देश के बारे में सारी दुनिया के अर्थशास्त्री कहते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा संसाधनों से भरपूर देश भारत इतनी गरीबी, इतनी बेरोजगारी और इतनी बुरी स्थिति में आ गया है कि अभी शर्म आती है भारत के बारे में बात करने को। तो भारत की गरीबी, भुखमरी, बेकारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब मिटाना है और एक नया भारत बनाना है जो गरीबी से मुक्त हो, बेरोजगारी से मुक्त हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो। तो ये 2 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत स्वाभिमान का अभियान हम चला रहे हैं। आपके मन में और एक प्रश्न आएगा कि नागरिकों की बीमारियां हम कैसे मिटाएंगे। 77 करोड़ नागरिक जो इस देश में बीमार हैं, इनकी बीमारियों को मिटाने के लिए हमारे पास क्या कार्यक्रम है। तो हमने भारत में अभी तक योग और प्राणायाम, आयुर्वेद के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को ठीक किया है। जिनकी शुगर ठीक हुई है, डायबिटीज ठीक हुई है, जिनका ब्लड प्रेशर ठीक हुआ है, जिनका अस्थमा ठीक हुआ है, दमा ठीक हुआ है, जिनके घुटनों के दर्द ठीक हुए हैं, कमर के दर्द ठीक हुए हैं। करीब 140 बीमारियों पर हमने देखा है योग प्राणायाम का बहुत अच्छा असर होता है। और योग प्राणायाम के माध्यम से 140 बीमारियां अभी तक ठीक होते हुए हमने देखी हैं। इसी योग प्राणायाम को गांव-गांव तक पहुंचाकर हम हमारे उद्देश्य को पूरा करने वाले हैं और इसी काम में तन मन धन से हम सब लगे हुए हैं। आपको एक जानकारी देना चाहता हूं मैं कि वैसे तो हमारे देश की सरकार के द्वारा लोगों की बीमारियों को ठीक करने के लिए एलोपैथी की चिकित्सा व्यवस्था के हजारों हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चल रहे हैं और भारत में करीब 18 लाख डॉक्टर अपनी चिकित्सा के द्वारा सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन हमें एलोपैथी चिकित्सा के द्वारा जो सेवाएं मिल रही हैं, इनमें बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें बहुत बड़ी बेईमानी है। आपको मैं कहूंगा तो हैरानी होगी कि एलोपैथी चिकित्सा व्यवस्था में भारत देश के 18 लाख डॉक्टर जो रात दिन काम कर रहे हैं, उन डॉक्टरों के द्वारा जो दवाएं आपको खिलाई जा रही हैं, वो दवाएं इतनी खराब हैं कि दुनिया में कोई उन्हें नहीं खाता।
और दुनिया के देशों की सरकारों ने उन दवाओं को सालों पहले बंद कर दिया। जो दवाएं दुनिया में बिकती नहीं है, जो दवाएं दुनिया में मरीजों को खिलाई नहीं जाती, जो दवाएं दुनिया में पैदा नहीं करी जाती, उत्पादन जिनका बंद है, ऐसी हजारों दवाएं भारत में बिक रही हैं। मैं नाम लेके आपको कुछ दवाओं के बारे में कहूंगा। एक दवा है जिसका नाम है वोवेरॉन। ये वोवेरॉन नाम की दवा दुनिया के 50 देशों में बंद है। अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, फ्रांस में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, बेल्जियम में, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में, इंग्लैंड में, ऐसे 50 देशों में वोवेरॉन बंद है। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा ये दवा हमें खिलाई जाती है जब हमें बुखार आता है और शरीर में दर्द होता है। आपने अगर ये पूछा कभी कि ये दवा क्यों बंद है, दुनिया के देशों ने क्यों इसको बंद किया है, तो मैंने इसके बारे में जब रिसर्च किया तो पता चला कि वोवेरॉन दवा का सबसे बुरा साइड इफेक्ट हमारी किडनी पर होता है। अगर आपको 3 या 4 इंजेक्शन वोवेरॉन के दे दिए जाएं किसी भी दिन एक साथ, सुबह दोपहर शाम रात, तो 99% पक्का मान लीजिए कि आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी। भारत में लाखों लोगों की किडनियां खराब हुई हैं इस वोवेरॉन दवा के इंजेक्शन के चलते, और वो लोग बेचारे दर दर भटकते रहते हैं। मैं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में रहता हूँ, वहाँ सैकड़ों मरीज रोज आते हैं जिनकी किडनी फेल हो गई है, और जब हम उनकी केस हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि ज्यादातर मरीजों को वोवेरॉन दिया गया और उसके बाद उनकी किडनी खराब हो गई। दुनिया के 50 देशों में इसी कारण से वोवेरॉन दवा को बंद किया हुआ है। एक और दवा है जो दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में बंद है, लेकिन हमें वो दवा बहुत खिलाई जाती है। उसका नाम है क्विलोकिनोल। क्विलोकिनोल एक दवा है जो आपको डायरिया और डिसेंट्री होने पर खिलाई जाती है, लेकिन दुनिया के 80 देशों में ये दवा बंद है, क्योंकि इस दवा से आंतों में घाव हो जाता है और धीरे धीरे वो आंतों का घाव कैंसर तक बढ़ सकता है, और बहुत सारे लोग आंतों के कैंसर के मरीज हो जाते हैं इस खतरनाक क्विलोकिनोल दवा को खाते हैं। और एक दवा है जिसका नाम है क्लोरेमफेनिकॉल, और इसके साथ एक बिकने वाली दवा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्लोरेमफेनिकॉल स्ट्रेप्टोमाइसिन का कॉम्बिनेशन दुनिया के 100 देशों ने बंद कर रखा है, लेकिन भारत में ये दवा धड़ल्ले से बिक रही है और आपको खिलाई जा रही है। आपके मन में सवाल आएगा, ऐसी कितनी दवाएं हैं जो भारत में खिलाई जा रही हैं और दुनिया के देशों ने उनको बंद कर रखा है। इस विषय पर मैं पिछले 20 साल से शोध कर रहा हूँ, और मुझे बहुत हैरानी है, बहुत तकलीफ है ये बताते हुए कि करीब 84,000 दवाएं हैं जो हमें खिलाई जा रही हैं, जो तत्काल बंद कर देनी चाहिए। दुनिया की एक संस्था है जिसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उनका कहना है कि भारत के सभी मरीजों को मात्र 350 दवाओं की जरूरत है, लेकिन भारत देश में 84,000 दवाएं बिक रही हैं। अब 350 दवाओं की हमें जरूरत है जो एसेंशियल मेडिसिन मानी जाती हैं, लेकिन भारत में 84,000 दवाएं बिक रही हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारी बीमारियों में उनका कोई योगदान नहीं है ठीक करने में, फालतू में वो दवाएं हमें खिलाई जाती हैं। आप पूछोगे जी क्यों खिलाई जाती हैं ये दवाएं फालतू में? इसका एकमात्र उत्तर है कमीशन खोरी। हमारे भारत में दवाओं के व्यापार में जितना कमीशन है, शायद उतना तो हथियारों के व्यापार में भी नहीं है। दवा बनाने वाली कुछ कंपनियों पर मैंने केस स्टडी किया। एक कंपनी है उसका नाम है फाइजर, एक कंपनी है उसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन, एक कंपनी है उसका नाम है सीबागाएगी, एक कंपनी है उसका नाम है सैंडोज, एक कंपनी है उसका नाम है पार्क डेविस, एक कंपनी उसका नाम है जर्मन रेमेडीज। ऐसी 20 कंपनियों पर मैंने केस स्टडीज किए तो पता चला कि इन कंपनियों का दवा बेचने के क्षेत्र का मुनाफा 20-20 हजार % का है।
दुनिया में ऐसा कोई व्यापार नहीं है जहां 20,000% का मुनाफा कमाया जा सके। हथियारों के व्यापार में भी अब इतना मुनाफा नहीं है 20,000% का, लेकिन दवाओं के व्यापार में 20,000%, 25,000%, 30,000% के मुनाफे हैं। और ये मुनाफे इन कंपनियों को जब होते हैं तो कंपनियां भरपूर कमीशन देती हैं डॉक्टर्स लोगों को, केमिस्ट और ड्रगिस्ट को और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कंपनियों का प्रचार करने के लिए डॉक्टर्स के पास जाता है और डॉक्टर को वो दवा लिखने के लिए जब कन्विंस करता है तो उसका सबसे बड़ा आधार होता है कमीशन। प्रचार करने के लिए डॉक्टर्स के पास जाता है और डॉक्टर को वो दवा लिखने के लिए जब कन्विंस करता है तो उसका सबसे बड़ा आधार होता है। इसमें जामुन की गुठली का पाउडर मिला ले। जामुन की गुठली माने जामुन बाजार में मिल रहा है इस समय, आप 2-4 किलो खरीद लें, फिर उसको खा लें, गुठली निकलेगी, उसको धूप में सुखा लें, सुखाने के बाद उसको पीस कर पाउडर बना लें। इसके बाद आपके घर में एक दवा है करेले। करेले की सब्जी आप रोज खाते हैं। ये करेले के छोटे छोटे टुकड़े करें, धूप में सुखाएं और इसको पीस कर इसका पाउडर बना लें। और अंत में नीम के पेड़ पर एक फल लगता है जिसको निम्बोली कहते हैं, उसकी गुठली निकालकर उसको सुखा लें और उसका पाउडर बना लें। मेथी दाने का पाउडर, जामुन की गुठली का पाउडर, करेले का पाउडर और नीम की गुठली का पाउडर। मेथी दाना, करेला, नीम और जामुन, ये चारों के पाउडर को पीस कर बराबर मात्रा में एक डब्बे में भर के रख लें। मिक्स करें और भर के रख लें डब्बे में। बस यही दवा है। आप इस दवा का उपयोग करें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, खाली पेट गर्म पानी के साथ। अब इसको ऐसे नियम बना लें कि खाने से 1 घंटे पहले सुबह ले लें 1 चम्मच, खाने से 1 घंटे पहले शाम को लें। बहुत आराम से आपकी शुगर को ये ठीक कर देगा। लगभग 3-4 महीने लगातार इसको सेवन कर लें और उसके बाद अपना ब्लड टेस्ट कराएं, यूरिन टेस्ट कराएं। जैसे ही आपको लगे कि शुगर नॉर्मल हो गई है, फिर इसको आप बंद कर दें। ज्यादा इसको लेने की जरूरत नहीं है, तो भोजन नहीं है। लगभग 4 महीने में आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। एक ही कंडीशन में ये बीमारी पूरा रिजल्ट नहीं दे पाती ये दवा, जब किसी को जन्म से डायबिटीज हो, बाय बर्थ। अगर जन्म से किसी को डायबिटीज है तो इसके साथ कुछ और भी दवाओं को खाना पड़ता है, तब जाकर डायबिटीज को हम कंट्रोल कर पाते हैं और थोड़ा लंबे समय के इलाज के बाद वो ठीक होती है। जिनको जन्म से डायबिटीज नहीं है उनकी तो बहुत जल्दी ये दवा ठीक कर देती है। और किसी को ऐसा लगता है कि 4 महीने से पहले भी हमें ठीक हो जाए डायबिटीज, तो उसके लिए क्या करें? तो इतना करिए कि ये जो दवा मैंने बताई है इसका उपयोग करते हुए रोज 1 घंटा प्राणायाम कर लीजिए। आधा घंटे कपालभाति, आधा घंटे अनुलोम विलोम। अगर आपने 1 घंटे प्राणायाम रोज किया और ये जो पाउडर मैंने बताया ये ले लिया, तो 2 महीने में ही आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। और 2 महीने बाद आप देखना, चेक करा लेना ब्लड को और यूरिन को। अगर आपको लगता है कि शुगर अब ठीक है, लगभग 150-160 तक आ गई है खाने के बाद की शुगर, तो दवा तो तुरंत बंद कर देना, प्राणायाम चालू रखना। और इस प्राणायाम को अपने जीवन का अगर आपने हिस्सा बना लिया तो आगे का पूरा जीवन आपका शुगर फ्री बीतेगा। आप नॉन डायबिटिक होंगे और आपकी जीवन भर की तकलीफ खत्म हो जाएगी। हमने तो कई बार देखा कि जिन मरीजों की शुगर ठीक हुई है इस दवा की मदद से और प्राणायाम से, उनको शुगर ठीक होने के बाद 200-200 ग्राम चीनी खिला के देखा है, फिर भी उनकी शुगर का लेवल नहीं बढ़ता है। इतनी प्रभावकारी ये दवा है। ये हमारे घर में उपलब्ध है, बहुत सस्ती है, कॉस्ट फ्री लगभग है, टैक्स इस पर कुछ भी नहीं है, साइड इफेक्ट इसके कुछ नहीं है
और इसकी एक्सपायरी डेट कुछ नहीं, दूसरों को बताएं। ऐसे ही मेरा निवेदन है, एक और बीमारी है जिसके लिए आप अपने घर में खुद इस्तेमाल करें, दवा है, वो आपको हृदयघात हुआ है और डॉक्टर ये कहता है कि आपको ब्लॉकेज है। कभी वो 70% हो सकता है, कभी 80%, कभी 90%, कभी 99%। और डॉक्टर आपको बार बार ये कहेगा आप ऑपरेशन करा लो, एंजियोप्लास्टी करा लो, बाईपास करा लो। मेरा निवेदन है कि आप इस चक्कर में ना फंसें, क्योंकि एंजियोप्लास्टी का एक भी ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि दोबारा आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। बाईपास सर्जरी का ऑपरेशन करने वाला कोई डॉक्टर ये गारंटी नहीं देगा कि आपको दोबारा अटैक नहीं आएगा। कई बार तो ये देखा गया है कि सवेरे ऑपरेशन कराया, शाम को दोबारा अटैक फिर आ गया। और ये ऑपरेशन में होता क्या है वो आप जरा जान लें तो आपको खुद अंदाजा लगेगा कि ये कितना फालतू ऑपरेशन है। एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, एक स्प्रिंग आपके हार्ट की आर्टरीज में डाली जाती है। हृदय को रक्त देने वाली एक वाहिका है और हृदय से रक्त ले जाने वाली एक दूसरी वाहिका है। हृदय का काम क्या है, रक्त का लेना और देना। हृदय शब्द संस्कृत का शब्द है और संस्कृत की दो धातुओं से मिलकर बना है। ह्री एक संस्कृत धातु है जिसका मतलब होता है लेना, और दय दूसरी संस्कृत धातु है जिसका मतलब है देना। ह्री दय, लेना देना, लेना देना, लेना देना करे वो हृदय। किस चीज का लेना देना करे? रक्त का, खून का। तो हृदय रक्त लेता है और वापस आपको देता है। तो रक्त ले जाने वाला जो रास्ता है, इसमें कहीं रुकावट अगर आई तो उस रुकावट को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास कोई दवा तो है नहीं। वो करता क्या है, उस रुकावट में एक स्प्रिंग डाल देता है ताकि रक्त ले जाने वाली नली थोड़ी चौड़ी हो जाए और रक्त आसानी से जा सके। ये स्प्रिंग वही होती है जो बॉल पेन में होती है। आपने बॉल पेन की स्प्रिंग देखी है, उसी पर मेडिसिन का कोट करते हैं। स्टेनलेस स्टील से बनती है, बॉल पेन वाली ही स्प्रिंग है, बस उसके ऊपर मेडिसिन का कोट है। और आपको बहुत आश्चर्य लगेगा ये सुनकर कि ये स्प्रिंग 10 रुपए में बनती है और जब आपके हृदय में डाली जाती है तो डॉक्टर 1.5 से 2 लाख रुपए का बिल बनाता है। और कई डॉक्टर तो इतने बेईमान हैं कि इस स्प्रिंग को बीच से काट के 2 कर देते हैं और वो 2 ऑपरेशन का चार्ज आपसे वसूल लेते हैं। 3 लाख रुपए दे, मैंने 2 स्टंट डाले। और ये जो स्प्रिंग डाली जाती है ये थोड़े दिन में बेकार हो जाती है, क्योंकि जहां तक स्प्रिंग पड़ी हुई है वहां तक तो रक्त का प्रवाह ठीक है, लेकिन स्प्रिंग के आगे और पीछे फिर रुकावट आ जाती है और ये स्प्रिंग पूरी बेकार हो जाती है। तो आपको दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ता है और दूसरी बार फिर 1.5 से 3 लाख रुपए खर्च होता है। तो आप बोलोगे जी क्या करना चाहिए? बात तो सीधी सी ये है कि आपके हृदय के रक्त में रुकावट करने वाली जो टेंडेंसी है उसको खत्म करिए। ब्लड में एक टेंडेंसी होती है, रक्त में एक टेंडेंसी होती है और उसके कारण रुकावट बढ़ती है, कचरा आ जाता है रक्त में। तो वो टेंडेंसी खत्म कर दीजिए तो हमेशा के लिए आप ठीक रहेंगे। तो आप बोलेंगे फिर क्या करें? इस रक्त की टेंडेंसी को खत्म करना है कि रुकावट ना आए, इसके लिए एलोपैथी के पास कोई इलाज नहीं है। इसको विनम्रता पूर्वक मैं आपसे कह रहा हूं, एक भी इलाज नहीं है उनके पास कि आपके रक्त में रुकावट ना आए। मैं आपको एक सरल उदाहरण से ये समझाऊं। आपके घर के आगे पानी निकलने के लिए एक नाली बह रही है मान लीजिए, और इस नाली में कोई रुकावट आ गई तो क्या होने वाला है? पानी इधर उधर से बहेगा। तो आप क्या करेंगे? आपसे अगर मैं पूछूं कि आपके घर का गंदा पानी निकलने वाली नाली में रुकावट आ गई है, अब इस रुकावट को
आने के बाद आप क्या करोगे? एक रास्ता है कि नाली तोड़कर दूसरी नाली बनवाओगे, और दूसरा रास्ता है कि नाली में जो कचरा फंस गया है इसकी सफाई करोगे। कौन सी चीज अच्छी है? आपके घर से गंदा पानी निकलने वाली जो नाली है, इसमें कचरा फंस गया है, इस कचरे को साफ करोगे या उस नाली को तोड़कर नई नाली बनाओगे? आप कहोगे जी कचरा साफ करेंगे। तो हर्ट के लिए भी यही विकल्प है। ये पुरानी नाली तोड़कर नई नाली बनवाना माने ऑपरेशन कराना, और कचरे की सफाई करके नाली को ही साफ कर देना माने आयुर्वेद की पद्धति में जाना। अब आप पूछोगे जी क्या कचरा है हमारे रक्त में जो रुकावट पैदा कर रहा है? इसी कचरे का नाम है कोलेस्ट्रॉल। आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा LDL माने लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ गया है, इसी ने आपके रक्त में रुकावट लाई है। तो आप क्या करो? LDL और VLDL को कम कर लो, माने कचरे की सफाई कर लो, माने रक्त को शुद्ध कर लो, माने रक्त का शुद्धिकरण कर दो। अब आप ये पूछो कि रक्त को शुद्ध करना, कचरे को हटाना रक्त में से, इसके लिए आयुर्वेद में क्या दवा है? तो आयुर्वेद की सबसे अच्छी दवा आपके घर में है, उसका नाम है घिया, उसका नाम है लौकी, उसका नाम है दूधी, उसका नाम है सोरेकाई, उसका नाम है कुंबड़काई, उसका नाम है सोतेकाई। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है। आपके पंजाबी में शायद घिया कहते हैं उसको, हम लोग हिंदी में लौकी कहते हैं उसको, मराठी में उसको दूधी कहते हैं, गुजराती में भी उसको दूधी कहते हैं, कन्नड़ में उसको सोरेकाई कहते हैं, तमिल भाषा में उसको सोतेकाई कहते हैं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है इसके लौकी के। लौकी माने घिया, ये आपके घर में है, ये खून को सबसे तेजी से शुद्ध करता है और ये खून के सारे कचरे को निकाल देता है। माने खून में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, जो ट्राइग्लिसराइड का बैलेंस खत्म हुआ है, उसको सबसे अच्छे तरीके से ठीक करने की ताकत इस लौकी में है, घिया में है। तो जिनको भी हृदय में तकलीफ है, आप उनको बोलो ऑपरेशन ना कराएं, घिये का रस पियो। ऑपरेशन में 3 लाख रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हो? घिये के रस में 500 रुपए में ही आप ठीक हो जाओगे, इससे ज्यादा खर्च नहीं होने वाला आपका। अब आप बोलेंगे घिये का रस कैसे निकालें? घिये का रस निकालने का तरीका है कि उसका छिलका ना उतारें, छिलके को साबुत रखें और रस निकालें। घिये के छोटे छोटे टुकड़े करें, मिक्सर में जूसर में उसको क्रश कर लें, रस निकल आएगा। अब इस रस में थोड़ा तुलसी पत्ता मिलाएं पीसकर, थोड़ा धनिया पत्ता मिलाएं पीसकर, थोड़ा पुदीना पत्ता मिलाएं पीसकर, तीनों को पीसकर मिला दीजिए। अब आपका दवा तैयार है। इसको पीना है रोज सुबह खाली पेट। खाली पेट पीने में कुछ तकलीफ हो तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद या नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद आप इसे ले सकते हैं। और इसको लगातार 4 महीने आप पी लीजिए तो आपका अगर 99% तक ब्लॉकेज है वो भी निकल जाएगा, बड़े आराम से निकल जाएगा। आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स ठीक हो जाएंगे, आपका हाई ब्लड प्रेशर है वो एकदम सामान्य हो जाएगा। आपके शरीर में खून में कहीं भी कोई रुकावट है वो रुकावट इससे निकल जाए। और मेरा एक दूसरा सुझाव है आपको कि आप ये जो घिये का रस पिएंगे, इस घिये के रस के साथ साथ रोज 1 घंटे प्राणायाम कर लीजिए तो और जल्दी ठीक हो जाएगा। खाली घिये का रस पिएंगे 4 से 5 महीने में ठीक होगा, लेकिन प्राणायाम साथ में कर लेंगे तो 1.5-2 महीने में ही हृदय आपका ठीक हो जाए। प्राणायाम में सबसे ज्यादा कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम आप कर लीजिए। और इन प्राणायाम को सिखाने के लिए हमारी योग कक्षाएं यहाँ चलती हैं, उसमें आप आ जाइए, सीख लीजिए।
और फिर वही करिए। 2 महीने बाद आपके हृदय को चेक कर लीजिए कि अभी दुरुस्त हो गया कि नहीं हो गया। तो आप बोलोगे हृदय को चेक कैसे करेंगे, डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, एंजियोग्राफी तो करानी ही पड़ेगी। एंजियोग्राफी कराने की जरूरत नहीं है, घर में ही आप चेक कर सकते हैं कि आपका हृदय ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो क्या करें इसके लिए, बहुत सरल तरीका बताता हूं। आपके घर की सीढ़ियों को चढ़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आराम से चढ़ते जा रहे हैं अगर सीढ़ियां, और छत पर पहुंच गए तो समझ लीजिए हृदय बिल्कुल ठीक है। और जो सीढ़ियां चढ़ने में रुकावट आ रही है, सांस फूल रही है, दम फूल रहा है, आपको खड़ा होना पड़ता है, बैठना पड़ता है, तो समझ लो अभी भी ब्लॉकेज है और वो निकला नहीं है। सीढ़ियां चढ़कर देख लो, सबसे आसान तरीका है हृदय को चेक करने का। सीढ़ियां सबके घर में है, आप बच्चों की तरह से खटखट खटखट सीढ़ियां चढ़ जाएं तो समझना हृदय एकदम सुरक्षित है। और नहीं चढ़ पा रहे हैं तो फिर थोड़े दिन ये घिया का रस और पी लो। 2 महीने पिया और 1 महीने पी लो, 3 महीने बाद फिर चेक कर लो, और लगता है कि ठीक हो गया तो रस बंद कर देना, नहीं लगता है तो फिर और 1 महीने पी लेना। इसमें मुश्किल तो कुछ नहीं, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, एक्सपायरी डेट भी नहीं है इसकी, और ये सस्ते से सस्ता आसानी से हर घर में उपलब्ध है। अब बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि आजकल घिया का रस पीने में खतरा है क्योंकि उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि घी में इंजेक्शन लगा है या नहीं लगा है, इसकी पहचान आप कर लो। और ये पहचान आप खुद कर सकते हो, देखकर तो पहचान नहीं होगी। अगर आप घिया देखकर पहचान करोगे तो नहीं कर पाओगे। तरीका दूसरा बताता हूं, घिया को हाथ में ले लो और नाखून उसमें दबाओ, अंगूठे का नाखून उसमें दबा दो घी में। अगर नाखून आपका जल्दी से घुस गया अंदर तो समझना घिया एकदम शुद्ध है, और ये नाखून अगर घुस नहीं रहा है तो समझना घिया में इंजेक्शन लगा दिया। ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जब घिया में लग जाता है तो उसकी जो त्वचा है वो बहुत कठोर हो जाती है और उसमें नाखून घुसना मुश्किल हो जाता है। और जब तक घी में इंजेक्शन नहीं लगा है तब तक उसकी त्वचा बहुत नरम और मुलायम होती है, नाखून आसानी से घुस जाता है। तो इस तरीके से आप परीक्षण कर लो और शुद्ध घिया है वो आप घर में ले आओ। और मेरा तो एक सुझाव है, घिया अपने घर में लगा लो। आपके घर में छोटा सा गमला है ना, उसमें ही घिया लग जाएगा, क्योंकि घिये की जड़ कोई बहुत दूर तक नहीं जाती है। घिया जो है ना क्रीपर है, बेल वाला फल है, तो बेल वाले फल तो गमले में भी लग जाते हैं। गमले में एक बीज लगाओ, बेल बढ़ेगी और घिया मिल जाएगा। मैंने बहुत लोगों की छत पर घिया लगवाया और एक बीज से 125 घिया आते हैं। और उसके 2 फायदे हैं, छत पर गमले में घिया लगा दो तो उसकी बेल पूरी छत पर फैल जाती है, तो सूरज का प्रकाश आपके घर को गर्म भी नहीं करता और नीचे के तापमान में 5 डिग्री की कमी आ जाती है। माने घर भी ठंडा रहेगा और घिया का घिया शुद्ध मिलता रहेगा। 2 in 1 है ये। बहुत घरों में हमने करके देखा है, बहुत अच्छे परिणाम। आप भी कर लो अपने घर में। और अगर कहीं कच्ची जमीन है घर में, थोड़ा बहुत आपके पास लॉन है, बगीचा है, तो उसमें ही लगा लो घी। अब मैं एक तीसरे रोग के बारे में बात करूंगा जो बहुत लोगों को है। 17 करोड़ भारतवासी इस रोग से परेशान हैं। संधिवात, जॉइंट्स पेन, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, हड्डियों के जोड़ों का दर्द। इसका एक हिस्सा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस और एक हिस्सा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इन दोनों की दवा अपने रसोई में है, बहुत अच्छी दवा। वो दवा क्या है? मेथी दाना
पीस के पाउडर बनाओ, हल्दी उसमें मिलाओ, हल्दी का पाउडर, और सौंठ का पाउडर भी उसमें मिलाओ। पंजाबी में सौंठ को शायद सुंड कहते हैं। सूखा हुआ अदरक माने सौंठ माने सुंड, इसका पाउडर, मेथी दाने का पाउडर और हल्दी, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिला के भर के रख लो शीशी में, और इसको 1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ ले लो। तो आपके घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द 3-4 महीने में ही आपको ठीक हो जाए। और साथ में 1 घंटे प्राणायाम कर लिया, अनुलोम विलोम, कपालभाति, तो और जल्दी ठीक हो जाए। इसी के साथ एक बहुत खराब रोग है गठिया, हम जिसको कहते हैं गाउट। गाउट के लिए हमारे घर के बाहर एक दवा है, बहुत अच्छी दवा है। आपके घर के बाहर बहुत सारे पेड़ रहते हैं, बगीचों में बहुत सारे पेड़, बागों में बहुत सारे पेड़ रहते हैं, तो एक पेड़ खोजो, जरूर मिल जाएगा यहाँ पर। उसको हम कहते हैं हार सिंगार, कुछ लोग उसको कहते हैं परिजात। परिजात नाम का एक पेड़ है, हार सिंगार नाम का एक पेड़, ये मिल जाता है कहीं भी, पंजाब में तो बहुत जगह है। इस पेड़ की पहचान क्या है? इस पर छोटे छोटे सफेद रंग के फूल आते हैं, फूल सफेद रंग के होते हैं और उसकी डंडी नारंगी रंग की होती है। फूल रात में बहुत खिलते हैं और सुबह सुबह जमीन पर पड़े हुए मिलते हैं। ये पेड़ है, कहीं भी मिल जाएगा आपको। इस पेड़ के पत्तों को हाथ से छूकर आप देखोगे तो उसमें कांटे जैसे लगते हैं। ये हार सिंगार का पेड़ है, परिजात का पेड़। इसके जो फूल हैं वो तो भगवान के लिए हैं, पत्ते आपके लिए हैं। और ये हार सिंगार के पेड़ के पत्ते गठिया की सबसे अच्छी दवा। क्या करना है? 6-7 पत्ते तोड़ने हार सिंगार के या परिजात के, इसको पीसकर चटनी बनाना और इसको 1 गिलास पानी में उबालना। उबालना इतना है कि पानी आधा हो जाए और फिर उसको ठंडा करके पीना, सवेरे खाली पेट, दिन में बस 1 बार। अगर आपने ये हार सिंगार के या परिजात के पत्तों का काढ़ा पीना शुरू किया तो 20-20 साल पुराना गठिया सिर्फ 2 महीने में ही ठीक हो जाए। 20 साल पुराना गठिया, बहुत बढ़िया परिणाम है इसके। लाखों मरीजों को हमने देखा है ठीक होते हुए। और जल्दी ठीक होना है तो आप इसके साथ प्राणायाम कर लो, 1 घंटा सुबह कपालभाति, अनुलोम विलोम, बस। और ये परिजात के पत्तों का काढ़ा पीते जाओ, बहुत आसानी से आपका गठिया जड़ से मिट जाएगा। और एक बार ठीक हुआ तो दोबारा फिर नहीं आएगा। मैं आपको और 1-2 अच्छी बात बताता हूँ। ये जो परिजात या हार सिंगार के पत्ते का काढ़ा है, अगर कोई पिए तो घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं होती। आजकल कई बार क्या होता है, डॉक्टर नी जॉइंट्स को रिप्लेस करने की बात करते हैं। वो कहते हैं जी आपके घुटने घिस गए हैं, अब आपकी उम्र बहुत हो गई है, ये नए लगवा लो। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि घुटने नए लगवाने से पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को देख लेना। उन्होंने घुटने जब नहीं लगवाए थे तब वो चल पाते थे अच्छे से, और जब से नए घुटने लगे उनको कुर्सी पर बिठाकर लाना ले जाना पड़ता है, क्योंकि नए घुटने हमेशा आपके शरीर में उपयोगी होंगे ये जरूरी नहीं है। तो डॉक्टर अक्सर कह देता है घुटने बदलवा दो, आप मत बदलवाना। आप तो ये परिजात के पत्ते का काढ़ा पी लो, हार सिंगार के पत्ते का काढ़ा पी लो, आपके पुराने घुटने ही नए हो जाएंगे। उन्हीं से आपका जीवन 10-12 साल आगे बढ़ जाएगा।
जिनको हिप जॉइंट्स रिप्लेस करने के लिए डॉक्टर बोलता है, उनको भी जरूरत नहीं है। ये परिजात और ये हार सिंगार के पत्ते का काढ़ा हिप जॉइंट्स के रिप्लेसमेंट की भी दवा है, आप इसको उपयोग करो। और मेरा तो कहना है कि जो अपने योग शिक्षक हैं पतंजलि समिति के, भारत स्वाभिमान के, ये सभी घरों में जा जाकर हार सिंगार के बीज बांट दें, सब अपने घर में इसका पौधा लगा दें, क्योंकि आजकल गठिया बहुत तेजी से बढ़ गया है। ये पौधा बीज से लगता है और बीज इसका किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा आपको। बहुत बढ़िया पेड़ है ये, घर में खुशबू देता है फूल की मदद से और आपको पत्ते देता है औषधि के रूप में। और 2-4 बीमारियों की बात करता हूँ। बवासीर एक बीमारी है जिस पर बहुत ऑपरेशन हो रहे हैं आजकल, और ऑपरेशन के बाद फिर ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद फिर ऑपरेशन, थोड़े दिन ठीक रहता है, फिर वापस होता है, फिर ठीक होता है, फिर वापस होता है और आदमी तकलीफ में आता है। मत करवाइए बवासीर का ऑपरेशन। बवासीर है, मूड व्याध है, भगंदर है, फिस्टुला है, पाइल्स है, हेमोरॉइड्स है, इनके ऑपरेशन मत कराइए। क्या करें? अपने घर की दवा खाइए। घर में बहुत अच्छी दवा है, काला दाग, काला मुनक्का, ये बहुत बढ़िया दवा है बवासीर। क्या करना है? रात में 5-6 काले मुनक्के पानी में डाल दो, रात भर उसको पानी में रखो, सवेरे उठकर मुनक्के के बीज निकाल दो और उसको चबाकर खाओ और पीछे से वही पानी पियो जिसमें आपने मुनक्का डाला था। और ये 4-5 महीने लगातार करो तो खूनी बवासीर और बादी बवासीर दोनों ठीक हो जाए। बहुत अच्छी दवा है। और अगर मुनक्का ना मिल पाए किसी कारण से तो अपने घर में किशमिश है, छोटी दाख जिसको आप कहते हो पंजाबी में शायद, तो किशमिश 10-12 रात को पानी में भिगो दो, सवेरे उठ के उसको चबा के खाओ, पीछे से पानी पी लो, बिल्कुल बवासीर ठीक करती है। और आपको जब अंगूर मिलता है, ताजा अंगूर, तो काला वाला अंगूर चबा चबा कर खाओ हर दिन। करीब 100 ग्राम अंगूर चबाकर खा लिया करो, खाने के बाद बवासीर जड़ से मिटा देगा। और अगर अंगूर चबाने में किसी को कोई तकलीफ होती है, कई लोग कहते हैं जी दांत खट्टे हो जाते हैं, तो आप ऐसा करो, अंगूर का रस निकाल दो, आधा कप अंगूर का रस खाना खाने के 1 घंटे बाद कोई भी नियमित रूप से पिए 3-4 महीने, बवासीर जड़ से खत्म हो जाता है, खूनी हो या बादी। आप बोलोगे काले ही अंगूर से ठीक होता है क्या? काले अंगूर का रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, लेकिन ना मिले काला अंगूर तो जैसा भी अंगूर मिल रहा है उसको आप जो है ना इस्तेमाल कर लो। अब बहुत लोग फिर मेरे को शिकायत करते हैं, वो कहते हैं जी अंगूर पर इतने केमिकल्स स्प्रे किए जाते हैं, एंडोसल्फान, मेलाथियान, क्लोरोपाइरीफॉस, कि अंगूर सफेद सफेद तो ऐसे ही दिखाई देता है, तो डर लगता है सबको। ऑक्जेलिक एसिड में डालकर अंगूर आपके पास आता है, तो अब इस डर को मिटा दो। क्या करना है? ये अंगूर जो बाजार से आप खरीदते हो और आपके मन में ये शंका है कि इस पर कुछ केमिकल्स स्प्रे किए गए हैं, उस अंगूर को थोड़ी देर के लिए गोमूत्र में डाल दो। गाय का मूत्र ले लो, 100-150 ग्राम गोमूत्र ले लो या 200 ग्राम ले लो, उसमें 1 लीटर पानी मिला दो, अब इसमें अंगूर को डाल दो, 2-4 घंटे पड़ा रहने दो, फिर उस पर जितना भी विष डाला गया है वो सब गोमूत्र निकाल लेगा और उस अंगूर को आप ले लो, इस्तेमाल करो, कोई तकलीफ नहीं आने वाली। बवासीर की और एक दवा है अपने घर में, वो दवा है मूली। मूली का नीचे वाला जो हिस्सा है जिसको सफेद सफेद आप देखते हो, इसमें से रस निकाल लो और मूली का रस रोज पीना, आधा कप खाना खाने के आधा घंटे बाद। लगातार 3 महीने पी लो, बवासीर, भगंदर, मूड व्याध सब ठीक कर देता है ये मूली का रस।
और एक दवा है अपने घर में बवासीर की, मूलव्याध की, भगंदर की, वो है कपूर। जो कपूर आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं वो कपूर। इस कपूर का थोड़ा सा हिस्सा, मामूली सा हिस्सा, ऐसे समझ लो कनक के 2 दाने के बराबर कपूर खाना है आपको। अब खाना थोड़ा मुश्किल है इसको, तो अक्सर इसको खिलाने के लिए हम क्या करते हैं, केले में लगा दो, केले में कपूर लगा के केला खा जाओ, और ये 15 दिन में एक ही दिन खाना, कनक के 2 दाने के बराबर। तो 2 महीने में 3-4 बार आपने खाया, बवासीर जड़ से ठीक हो जाएगा, भगंदर जड़ से ठीक हो जाएगा। और बवासीर, मूलव्याध, भगंदर की तो ऐसी और 20 दवाएं हैं, इतनी ही काफी है, आप इनका उपयोग करें। और एक बीमारी है जिसके बारे में मैं आपसे कहूंगा, माइग्रेन। सिर का दर्द है, आधे सिर में दर्द होता है, पूरे सिर में दर्द होता है, सिर के पीछे वाले हिस्से में दर्द होता है, सामने वाले में दर्द होता है, लेफ्ट राइट में दर्द होता है। इसकी सबसे अच्छी दवा अपने घर में है देशी गाय का घी। क्या करना है, रात को सोते समय देशी गाय का घी हल्का गर्म करके नाक में डालकर सोना। देशी गाय का घी हल्का गर्म करके दोनों नाक में डाल के सो जाओ, और लगातार 1.5-2 महीने अगर आपने किया तो माइग्रेन आपका 20-20 साल पुराना ठीक कर देगा ये गाय का घी। सिर का दर्द 20-20 साल का गाय के घी से ठीक हो जाता है। बस ध्यान ये रखना है कि ये गाय का घी देशी गाय का ही होना, जर्सी के घी से कुछ फायदा नहीं है। HF गाय जो है ना, होलिस्टियन फ्रीजियन, उसके दूध का घी अगर इस्तेमाल करेंगे कोई लाभ नहीं है। देशी गाय के घी का ही ये लाभ करेगा माइग्रेन में, सिर दर्द। और अगर काली गाय का घी मिले, काली गाय का दूध, दूध का बनाया दही, दही से निकाला मक्खन, मक्खन से बनाया घी, काली गाय का घी होगा तो सबसे जल्दी आप ठीक होंगे। और मैं आपको 2-4 बातें और बताता हूँ। ये गाय का घी आपका सिर दर्द तो मिटाएगा ही, और उसके साथ कई बीमारी ठीक करेगा। जिन लोगों को रात में सोते समय नाक से खर्राटे आते हैं, नाक जिनकी आवाज करती है, उनको गाय का घी नाक में डाल दो, खर्राटे आना तुरंत बंद हो जाए। एक और बीमारी इससे ठीक होगी कि गाय का घी रात को डाल दिया तो जिनको नक्सीर फूटती है, नाक से अक्सर खून आ जाता है, उनकी ये बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है गाय का घी डालने से। कई बार डॉक्टर आपको ये कहता है कि नाक की हड्डी बढ़ गई है, इसका ऑपरेशन कराओ। बिल्कुल मत कराना, आप खाली गाय का घी डालते रहना, कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनको नाक से सांस लेने में तकलीफ होती है और वो मुंह से सांस लेते हैं हमेशा, उनको गाय का घी नाक में डाल दो, फिर मुंह से सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ठीक होता है। जिनको नजला है बहुत पुराना, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, उनकी नाक में गाय का घी डाला तो नजला भी ठीक हो जाएगा। जिनको सवेरे से शाम कभी भी छींके ही छींके आती है, बार बार छींकते रहते हैं और छींकते छींकते परेशान हो जाते हैं, उनकी नाक में गाय का घी डलवा दो, छींके सब बंद हो जाएंगे। बहुत अद्भुत है ये गाय का, इसका जरूर उपयोग करिए आप। और एक बीमारी है, आंखों की बीमारी है हमारे घरों में। जैसे चश्मा चढ़ गया है, दिखाई कम देता है, आंख में मोतियाबिंद आ गया है, कैटरेक्ट हो गया है, मायोपिया है, रेटिनल डिटैचमेंट है, ये सब बीमारियों की बहुत अच्छी दवा अपने पास है। देशी गाय का मूत्र आंख में डालो। गाय का मूत्र ले लो, देशी गाय का, बोतल में भर के रखो, एक एक बूंद उसको आंख में डालो। सुबह डालो तो बहुत अच्छा है,
नहीं तो शाम को सोते समय। देशी गाय का मूत्र जैसे ही आप डालेंगे आपकी आंखों से चश्मा उतर जाएगा। देशी गाय का मूत्र डालेंगे मोतियाबिंद अपने आप गल जाएगा बिना ऑपरेशन। देशी गाय का मूत्र डालेंगे रेटिना आपका एकदम दुरुस्त हो जाएगा। रेटिना पे कोई भी तकलीफ हो गोमूत्र से ठीक हो जाएगा। जिनको आंखों में ज्यादा पानी आता है बार बार उनका पानी आना बंद होगा। जिनको आंखों में खारिश होती रहती है वो खारिश ठीक होगी। जिनकी आंखें लाल रहती हैं अक्सर वो आंखों का लालानी ठीक कर देगा। आंखों की 20 से ज्यादा बीमारियां गाय के मूत्र से ठीक हो जाती। मैंने गोमूत्र पर लगभग 20 साल रिसर्च किया। इतना अद्भुत है ये कि इसका वर्णन करो घंटों घंटों लगते हैं। गाय के मूत्र का उपयोग आप करिए, आंखों के लिए बहुत ही बढ़िया काम है। बस इसका ध्यान ये रखना है कि गाय का मूत्र लेना वो गाय देशी होनी चाहिए और गाय गर्भवती ना हो। गाय जब गर्भवती होती है उस समय का मूत्र मत लेना, नहीं तो आंखों में जलन हो जाएगी। गाय की बछिया का लेना जो मां नहीं बनी उसका सबसे अच्छा। और यही गाय का मूत्र अगर कान में डालोगे आप तो कान के कई रोग ठीक करेगा। जैसे कान में से अक्सर मवाद आता है, पस निकलता है, गोमूत्र डाल दो ठीक हो जाएगा। कान से कम सुनाई दे रहा है, गोमूत्र डालो अच्छा सुनाई देगा। कान में फोड़े फुंसी हो जाए, गोमूत्र डालो ठीक हो जाएंगे। कान में से कई बार घम ऐसी आवाज आती रहती है, गोमूत्र डालो आवाज क्लियर हो जाएगी। कान की बीमारियों में भी ये काम आता है। कान की बीमारियों के लिए और एक दवा अपने रसोई में है, रसोई में नहीं घर में है, एलोवेरा। एलोवेरा का प्लांट अपने घर में लगा के रखो। थोड़ा सा उसका पत्ता काटो, उसका छील कर रस निकाल लो, वो एलोवेरा का रस कान में डालो तो कान की लगभग हर बीमारी में ये भी काम आता है, एलोवेरा का रस। बहुत दवाएं हैं अपने पास। गले की बीमारियों की बात करें, जैसे गले में टॉन्सिलाइटिस की बीमारी बहुत बच्चों में होती है और अक्सर हम डॉक्टर के पास जाके उसका ऑपरेशन करा लेते हैं। मेरा कहना है आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है टॉन्सिलाइटिस के ऑपरेशन की। अपने घर में इसकी दवा है। दवा क्या है? हल्दी। आधा चम्मच हल्दी ले लो और जिनको भी टॉन्सिलाइटिस की तकलीफ है, बच्चे हों या बड़े, उनका मुंह खोलकर वो हल्दी अंदर डालो गले में, नीचे तक हल्दी जाए, जीभ पर मत डालना, जीभ से थोड़ा आगे गले में डालना हल्दी को, और डाल के 1 घंटे चुपचाप बिठा दो, कुछ खाना पीना नहीं है, तो हल्दी धीरे धीरे लार के साथ नीचे उतर जाएगी और टॉन्सिलाइटिस की तकलीफ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। 1 डोज देना, उसके बाद दूसरी डोज देने की शायद जरूरत ना पड़ेगी, और अगर जरूरत पड़ेगी तो 1 हफ्ते के बाद ही देना, 7 दिन के पहले मत देना। 1 हफ्ते बाद दूसरा डोज दे देंगे, फिर नहीं आएगा टॉन्सिलाइटिस का कभी भी कोई तकलीफ। ऐसे ही गले में एक बीमारी है, स्वर भंग हुआ, स्वर भंग हुआ, आवाज बैठ गई आपकी, तो काली मिर्च चूसना शुरू कर दो। थोड़ा सा आप मुलैठी ले लो और जल्दी ठीक होगा। काली मिर्च, मुलैठी और थोड़ा मिश्री ले लो तो बहुत जल्दी ठीक होगा। गले का बैठना माने स्वर भंग हो। अब 2-4 और जल्दी जल्दी कुछ बीमारियों का बताता हूँ। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ये अक्सर घरों में है। इसकी बहुत अच्छी दवा है अजवाइन। अजवाइन को तवे में भूनिए और काला नमक मिला के चबा के खाइए। खाना खाने के बाद आधा चम्मच भुना हुआ अजवाइन, थोड़ा सा काला नमक, खाने के बाद चबा के खाओ। एसिडिटी बिल्कुल ठीक, हाइपर एसिडिटी भी ठीक। अगर डायरिया हो जाए, डिसेंट्री हो जाए, तो जीरा अपने घर में है, जीरे को पानी में बॉईल कर लो
और उस पानी को पी लो। आधा चम्मच जीरा, आधा कप पानी बॉईल करके पी जाओ। डायरिया, डिसेंट्री दोनों ठीक करता है। अपने घर में बेल है, बेल का पाउडर रखो हमेशा, नहीं तो पतंजलि चिकित्सालय में मिलता है। बेल पाउडर 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम ले लो, हल्के गुनगुने पानी से। सब तरह का डायरिया, डिसेंट्री ठीक करता है। और ऑफेंसिव डायरिया है, माने बार बार हर 5 मिनट पर आपको टॉयलेट में जाना पड़ रहा है, तो आप आधा कप कच्चा दूध ले लो, उसमें नींबू निचोड़कर तुरंत पी जाओ, तो खराब से खराब डायरिया आपका 1 दिन में ही ठीक हो जाए। अब एक दवा और बताना चाहता हूं। जैसे गाय का मूत्र है ना, ये बहुत बढ़िया दवा है अस्थमा के लिए। दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा और ट्यूबरकुलोसिस, ये 4 बीमारियां किसी को भी हो तो आधा कप गोमूत्र पिलाओ देशी गाय का, 1.5 से 2 महीने में ही ठीक कर देता है दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा को। इसके अलावा एक दवा है अपने घर में दालचीनी। दालचीनी पाउडर ले लो आधा चम्मच, और आधा चम्मच मिलाओ उसमें शहद, और उसको खाओ। कैसे खाना? चाट के खाओ, पीछे से गर्म पानी पी लो, तो ये भी दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा को ठीक कर देता है। और 1-2 बीमारियों की बात कर लेता हूं आपको। जैसे कई बार हम ये शिकायत करते हैं कि हमारी एड़ी में दर्द हो रहा है। माताओं को अक्सर एड़ियों में दर्द है और डॉक्टर कहता है जी हड्डी बढ़ रही है आपकी। उस स्थिति में क्या करें? बहुत अच्छी दवा अपने घर में है, चूना खाओ। चूना, ये पान में जो हम चूना खाते हैं, कनक के दाने के बराबर चूना दही में मिलाकर रोज सुबह खाना। दही ना मिले तो लस्सी में मिलाकर खाना। आधा कप दही और कनक के दाने के बराबर चूना, एड़ी का दर्द मिट जाएगा बहुत जल्दी। हड्डियों का दर्द भी मिटा देता है, बहुत अच्छे से काम में आता है। और किसी की हड्डी अगर टूट गई है और प्लास्टर चढ़ा है तो उसका जल्दी से हड्डी जोड़ना है, तो कनक के दाने के बराबर चूना दही में खिलाते रहो, हड्डी बहुत जल्दी जुड़ेगा और अच्छे से जुड़ेगा, मजबूती से जुड़ेगा। जिनके दांतों में दर्द रहता है अक्सर और ठंडा गर्म पानी दांतों में लगता है, वो भी ये कनक के दाने के बराबर चूना खाएं दही में डालकर, दांत बहुत अच्छे हो जाएंगे। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको ऐसा लगता है कि उनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, सभी छोटे बच्चों को चूना खिलाओ कनक के दाने के बराबर दही में डाल के, लंबाई बढ़ेगी उनकी। हमारे घर में जो माताएं हैं जिनकी उम्र 45 वर्ष हो गई है और उनका मेंसेस पीरियड बंद हो चुका है, उन सभी माताओं को कहो कि वो चूना खाएं रोज कनक के दाने के बराबर, तो मेंसेस पीरियड बंद होने के समय मेनोपॉज पीरियड की जितनी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी इस चूने से। हमारे घर की छोटी छोटी बहनें और बेटियां जिनकी उम्र 13-14 साल की हो गई लेकिन उनका समय से मेंसेस शुरू नहीं हो पा रहा है, उन सभी बेटियों को चूना खिला दो कनक के दाने के बराबर। इसी तरह से हमारे घर की छोटी बेटियां या बहनें जिनके शरीर का ठीक से विकास नहीं हो रहा है, उनको आप चूना खिला दो, शरीर का विकास बहुत अच्छा हो। हमारे घर में कई बार हमने ऐसा देखा है, कुछ बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से कमजोर हैं, जिनको हम मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन कहते हैं। इन सभी बच्चों को आप कनक के दाने के बराबर चूना खिलाओ दही में, 2-3 साल में ही वो ठीक हो जाएंगे। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो चूना खाओ, आंवला खाओ, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। ये चूने को मैंने देखा बहुत काम में आता है। और एक बीमारी की बात करता हूं, जॉन्डिस हुआ, पीलिया हुआ, तो जिनको भी जॉन्डिस है, पीलिया है, उनको गन्ने के रस में कनक के दाने के बराबर चूना मिला के पिलाओ, तो 15-17 दिन में बिल्कुल पीलिया ठीक कर देता है।
अगर कोई भाई ऐसा आपको मिले जिसको नपुंसकता की शिकायत है, उसके वीर में शुक्राणु नहीं बनते या बहुत कम बनते हैं और इस कारण से वो बाप नहीं बन पा रहा है, उसको कहो कि वो चूना खाए गन्ने के रस में, बहुत बढ़िया परिणाम है इसके, भरपूर शुक्राणु बनते हैं वीर। माताओं को भी ये चूना खिला सकते हैं जिनके शरीर में अंडाणु नहीं बनते, वो माताएं भी गन्ने के रस में चूना खाएं। शरीर में अगर किसी को ऐसा लगता है शिथिलता आ गई है, कमजोरी बहुत है, ढीला ढाला शरीर हो गया है, आप चूना खाइए, शरीर में एकदम कसावट आ जाएगी गन्ने के रस में। मैंने जब इस चूने पर रिसर्च किया तब बहुत दिन बाद मुझे पता चला कि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, जो हर घर में पानदान रहता था और पान के साथ चूना लगा के खाते रहते, और घरों में कोई मेहमान आता था उसको भी खिलाते थे। और हमारे सभी बड़े बुजुर्ग जो रोज चूना खाते रहे, उनको ना कभी संधिवात हुआ, ना गठिया हुआ, ना हार्ट अटैक आया, ना कार्डियक अरेस्ट हुआ, ना ब्रेन हेमरेज हुआ, सब चुस्त और दुरुस्त बने रहे और लंबे समय तक उन्होंने जीवन जिया। वो चूने का परिणाम। इसलिए मैं सबको कहता हूं, चूना खाओ, चूना लगाओ मत कभी किसी। ये चूना लगाने के लिए नहीं है, खाने के लिए। बच्चे भी खाएं, बड़े भी खाएं, और बुजुर्गों को तो जरूर खाना चाहिए। बस एक ही व्यक्ति, बहन या भाई चूना नहीं खा सकते जिनको पथरी की बीमारी है, किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन, वो चूना ना खाएं, बाकी सब खाएं। मेरा तो एक सुझाव है, आपके घर में पानी का जो घड़ा है जिसमें आप पीने का पानी भरते हैं, उसमें रोज चूना डाल दिया करो, तो जो भी पानी पिएगा सबको चूना मिल जाएगा। चूना माने कैल्शियम। कैल्शियम हमारे शरीर का सबसे बड़ा आधार है। अगर कैल्शियम कम हो जाए शरीर में तो सब कुछ कम हो जाता है। आयरन कम होगा, फास्फोरस कम होगा, और अगर कैल्शियम भरपूर है तो शरीर में सब चीजें अच्छी रहती है। इसलिए कैल्शियम कम मत होने दीजिए। और चूना सबसे सस्ती चीज है जो आसानी से उपलब्ध है हमें। पान वाले की दुकान में मिलता है, वही आपको खाना है। माताओं के लिए एक विशेष बात कहूंगा, जो माताएं गर्भवती हैं उनको आप नियमित रूप से चूना खिलाइए, कनक के दाने के बराबर दही में, तो माताओं की डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होगी और बच्चा एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा होगा। और जिस माँ ने चूना खाया 9 महीने, उसके बच्चे जिंदगी में बीमार नहीं पड़ते आसानी से और बहुत होशियार होते हैं, और जन्म के समय उनका वजन बहुत अच्छा होता है। तो ये चूने का बहुत अच्छा हमारे जीवन में रोल है। तो ऐसी मैंने कई बीमारियां आपको बताई हैं, आप इनका अपने जीवन में उपयोग करो। घर की दवाएं हैं, आयुर्वेद की सबसे सस्ती, बहुत प्रभावी, जिनके साइड इफेक्ट बहुत कम है, आप इन सब दवाओं का उपयोग करो। एक दो बातें और कह के मैं दूसरे विषय पे बात करूंगा कि अक्सर अब हमारे देश में कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भटिंडा जिला तो सारे देश में बदनाम है इसके लिए। अगर आपके घर में कभी कैंसर की बीमारी आए तो आप उससे घबराइए मत। अगर देशी गाय का मूत्र उपलब्ध है आपके पास तो आप इस कैंसर के मरीज को दीजिए। कैसे देना है? आयुर्वेद की, भाई ये लाइट बंद कर। आयुर्वेद की एक दवा है जिसको सर्पगंधा कहते हैं। सर्पगंधा, सर्पगंधा को गोमूत्र में मिलाकर उबाल दीजिए और ये गोमूत्र दे दीजिए। कैंसर मरीज को बहुत आराम कराता है। हमने तो कई कैंसर ठीक होते देखे हैं। सर्पगंधा और गोमूत्र को मिलाकर देना। सर्पगंधा बाजार में उपलब्ध है, गोमूत्र आपके पास है, आप इसको डाल दीजिए। सर्पगंधा 2-3 ग्राम होना चाहिए और गोमूत्र आधा कप।
इसमें डाल के उबाल दीजिए, फिर इसको पिलाइए। गले का कैंसर, आहार नली का कैंसर, पेट का कैंसर, आंतों का कैंसर, रेक्टम कैंसर, कोलेक्ट्रल कैंसर, बहुत अच्छे परिणाम है। माताओं के गर्भाशय का कैंसर, माताओं की छाती का कैंसर, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसके। एक आखिरी दवा मुझे और बतानी है आपको। आपके घर में कभी किसी मरीज को गैंग्रीन अगर हो गया तो गैंग्रीन का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। वो अक्सर क्या करते हैं, काट देते हैं उस हिस्से को जिसमें गैंग्रीन हो जाता है। और गैंग्रीन जैसी ही एक खतरनाक बीमारी है ऑस्टियोमाइलाइटिस, उसमें भी अंग को काट देते हैं डॉक्टर। मेरा निवेदन है कि घर में किसी को गैंग्रीन हो जाए, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाए और डॉक्टर ये कहे कि ये काट देना, तो काटिए मत, ठीक होगा वो। आप बोलेंगे उसकी दवा क्या है? उसकी बहुत अच्छी दवा है गेंदे का फूल। गेंदे का फूल सब जगह उपलब्ध है, पीले रंग का, नारंगी रंग का। इस गेंदे के फूल की पत्तियों को निकाल लीजिए और इसको गाय के मूत्र में पीसकर चटनी बना लीजिए। देशी गाय का मूत्र और गेंदे के फूल को चटनी बनाना, और ये जो चटनी तैयार हुई गोमूत्र और गेंदे के फूल की, इसको लगाना है वहां जहां गैंग्रीन हुआ है। इसको लगाना है वहां जहां ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ है और लगातार 8-10 महीने आप इसको लगाते जाइए। गैंग्रीन ठीक हो जाता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस का बड़े से बड़ा घाव भर जाता है। मैंने देखा है कि कभी किसी को गोली लग जाए तो गोली जहां लगती है वहां तो बहुत छोटा सा छेद होता है, जहां से निकलती है वहां बहुत बड़ा छेद होता है। उसको अगर भरना है तो गेंदे के फूल से अच्छी कोई दवा नहीं है प्रकृति में। गेंदे के फूल की पत्तियों को पीसिए, गोमूत्र में चटनी बनाइए और घाव पर लगा दीजिए। बड़े से बड़े घाव को भर देता है। जहां सेल्स आपके पूरी तरह से मर गए हों, नए सेल्स को जनरेट करा देता है ये गाय का मूत्र और गेंदे का फूल। गाय के मूत्र में बहुत ताकत है, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस गाय के ऊपर थोड़ी दया करिए, इस गाय को कटने से बचाइए। हमारे भारत में हर साल करीब 6 करोड़ गाय कट रही है, 36,000 इसके कत्ल खाने चल रहे हैं। किसानों से अक्सर मैं बात करता हूं कि आप अपनी गाय कसाई को क्यों बेच देते हो? किसान कहते हैं ये दूध नहीं देती इसलिए बेच देते हैं। फिर उन किसानों को समझाइए कि जो गाय दूध नहीं देती वो मूत्र तो देती है और उसके मूत्र से कम 48 बीमारियां ठीक होती हैं। मैंने बताया आंखों की बीमारियां ठीक होती हैं, कानों की बीमारियां ठीक होती हैं, छाती की बीमारियां ठीक होती हैं, गैंग्रीन ठीक हो जाता है, कैंसर ठीक होता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस ठीक होता है। तो जिस गाय के मूत्र से इतनी बीमारियां गंभीर ठीक हो रही हैं, वो गाय तो बहुत कीमती है। और किसानों को समझाइए कि गाय को दूध के लिए ना पालें, मूत्र के लिए पालें। दूध मिले तो बोनस है, असली तो मूत्र है उसका। और इस समय हम पतंजलि योगपीठ की तरफ से हर दिन हजारों लीटर गोमूत्र खरीदते हैं 8 रुपए किलो। माने गाय का मूत्र बिकता है, उसकी कीमत है। और एक गाय दिन में 4 लीटर मूत्र आराम से देती है, 32 रुपए का तो मूत्र उसका बिक जाता है। और खाना खाती है तो एक दिन में खर्चा मुश्किल से 25 रुपए आता है। तो अगर यहाँ कोई किसान भाई बैठे हों या किसानों के समर्थक मित्र बैठे हों, उनसे मेरा निवेदन है कि देशी गाय बचाइए, ये कसाई के हाथ में ना जाने पाए। अब इसको बचाने का यही एक तरीका है कि गांव-गांव जाकर अगर किसानों को गोमूत्र का महत्व समझाया जाए तो किसान शायद समझ जाएंगे और ये गाय बचना शुरू होगी।
वैसे तो देश में कानून होना चाहिए जो गाय का कत्ल ना होने दे, लेकिन ये कानून जब बनेगा तब बनेगा। हम अभी किसानों के बीच में ये प्रचार जरूर कर सकते हैं। अब मैं एक आखिरी बात आपसे कहूंगा कि आपको ये इतनी सारी बातें मैंने कही सिर्फ एक उद्देश्य से कि आप अपनी बीमारियों का इलाज खुद कर सकें रसोई की मदद से, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। एक दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि आप बीमार ही ना पड़े, हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा निरोगी रहें। इसके लिए आप आयुर्वेद के कुछ नियमों का पालन करें। आयुर्वेद का एक नियम है कि वात के रोगों की बीमारी आपको ना आए, उसके लिए शुद्ध तेल खाएं। आजकल हम जो तेल खाते हैं इसमें मिलावट बहुत है। बाजार से हम जो तेल खरीदते हैं उसमें पाम तेल मिला रहता है और वो पाम तेल हमारी बीमारियों को बढ़ाता है। इसलिए मेरा आप सभी को निवेदन है कि आप शुद्ध तेल खाइए। तो आप बोलेंगे कहाँ मिलेगा? कोल्हू से जो तेल निकलता है वो शुद्ध तेल है, वो कोल्हू वाला तेल निकलवा के खाइए। अगर भटिंडा में कोई कच्ची घानी चलती है या कोल्हू चलता है तो वहां अपनी सरसों लेके जाइए, उसमें से तेल निकलवा के लाइए, वो तेल खाइए। तो वात के 80 रोग आपको जीवन में कभी भी नहीं आएंगे। पित्त के रोगों से बचना है अगर, तो देशी गाय का घी खाइए। देशी गाय का दूध लीजिए, उसका दही बनाइए, दही बनाकर उसमें से मक्खन निकालिए, उस मक्खन का घी बनाइए, वो खाइए। तो देशी गाय का आप घी खाने लगे, पित्त की बीमारियों से बच जाएंगे। और चीनी खाना छोड़ दीजिए तो कफ की कोई बीमारी नहीं आएगी। चीनी की जगह गुड़ खाइए। एक गुड़ की शक्कर भी आती है, वो खाइए, गुड़िया शक्कर कहते हैं। या तो गुड़ खाइए, नहीं तो मिश्री खाइए, नहीं तो शहद खाइए। ये चीनी बंद कर दीजिए। चीनी बंद करते ही कफ आपका ठीक होगा, गाय का घी खाते ही पित्त ठीक होगा और शुद्ध तेल खाते ही वात ठीक होगा। और जिनका वात पित्त कफ ठीक रहता है उनको कभी कोई रोग नहीं आता और हर व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है आज के समय में। और हर व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है आज के समय में। और एक दो छोटी छोटी बातें हैं जिनके लिए स्वामी जी ने मुझे कहा कि जरूर मैं बताऊं। करोड़, और राजीव गांधी कहा करते थे कि इस 21 लाख करोड़ के खर्चे में हर साल 18 लाख करोड़ रुपए लूट लिया जाता है नेताओं के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा। कैसे लूटते हैं हमारे नेता और अधिकारी, इसके दो उदाहरण दूंगा। एक नेता है हमारे देश में, उसका नाम है मधु कोड़ा। वो झारखंड में 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बन गया और 2 साल में ही उसने 5,600 करोड़ रुपए लूट लिए। अब मधु कोड़ा जैसा नेता झारखंड जैसे सबसे गरीब राज्य में से 2 साल में 5,600 करोड़ अगर लूट सकता है, तो भारत के सबसे अमीर राज्यों में जो नेता 10-10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कम से कम 50,000 करोड़ तो लूट ही लिया। हमने भारत के कुछ नेताओं की जन्म कुंडली बनाना शुरू किया। जन्म कुंडली ये राहु केतु वाली नहीं, लूटा कितना है उन्होंने वो जन्म कुंडली। जब ये राजनीति में आए तो कितना था, अब लूटने के बाद इनके पास कितना हो गया। मैं आपको बिना नाम लिए बताना चाहता हूं, आप सब समझ जाएंगे, होशियार हैं कि मैं किसके बारे में कह रहा हूं। एक नेता है, महाराष्ट्र में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका है, केंद्र में 3 बार मंत्री रह चुका है, आज भी केंद्र में मंत्री है। 25 साल पहले इस नेता के पास साइकिल नहीं थी घर में और आज उसकी संपत्ति 72,000 करोड़ की। एक नेता है, वो भी महाराष्ट्र में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका है और केंद्र में इस समय मंत्री है। 25 साल पहले वो सब्जी बेचता था दादर रेलवे स्टेशन बंबई पे, आज उसकी संपत्ति 55,000 करोड़। एक नेता है, वो भी महाराष्ट्र का है, 25 साल पहले वो सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था महाराष्ट्र में और वो 2 बार मुख्यमंत्री हो गया।
अभी केंद्र में मंत्री है, उसकी संपत्ति इस समय 45,000 करोड़ की। और ऐसे भारत में 80,000 नेता लूट रहे हैं पूरे देश में। और इन नेताओं के नीचे अधिकारी हैं, वो भी लूट रहे हैं। एक अधिकारी है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है अखंड प्रताप सिंह। वो सीनियर IAS अधिकारी है। अभी CBI ने उसको अरेस्ट किया। उसके घर में छापा पड़ा तो 480 करोड़ रुपए कैश मिला। हमने टीवी पे देखा, 1,000 के नोटों की गड्डियां ट्रक में भर भर के ले गए उसके घर में से इनकम टैक्स के अधिकारी। अखंड प्रताप सिंह को पूछा गया कि आपकी आमदनी से ज्यादा ये संपत्ति ये कहां से आई? तब उसने जो कहानी कही वो हमारे रोंगटे खड़ी करने वाली। उसने कहा कि मैं 40 साल उत्तर प्रदेश में नौकरी किया, मेरे हर मुख्यमंत्री बॉस को मैंने लूट कर पैसा दिया, क्योंकि हर मुख्यमंत्री मुझे टारगेट देता था लूटने का। तो मैं कभी 10 करोड़ लूटता था महीने में, कभी 15 करोड़ लूटता था। उसमें से आधा मुख्यमंत्री को देता था, आधा मैं खाता था। और इस तरह से मेरा 480 करोड़ रुपए जमा हो गया। और अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि इस देश में ऐसा एक भी मुख्यमंत्री मिलना मुश्किल है जो लूटने के लिए अपने अधिकारियों को टारगेट ना देता हो। वो कहता है हम अधिकारियों की जो पोस्टिंग और ट्रांसफर होती है उसमें सबसे ज्यादा लुटाई होती है। अच्छे शहर में पोस्टिंग लेनी है 10 करोड़ देना पड़ता है, और अगर हम 10 करोड़ देकर पोस्टिंग लेंगे तो लूटेंगे। हम क्या करेंगे? तो हमको तो बेईमान बनाने के लिए ये सिस्टम है। और ऐसे अधिकारी और ऐसे नेता मिलकर लूटते हैं। लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने जमा कर लिए और ये पैसा ले जाकर विदेशी बैंकों में रख दिया है। स्विट्जरलैंड की बैंकों में भारत के भ्रष्ट नेता और अधिकारियों का इस समय 72 लाख करोड़ रुपए। हमारे देश में एक व्यक्ति अभी थोड़े दिन पहले पकड़ा गया, उसका नाम है हसन अली। वो पूना में रहता है। उसकी संपत्ति 1 लाख करोड़ रुपए की है। और हसन अली कोई बिजनेस नहीं करता, कोई इंडस्ट्री नहीं चलाता। हसन अली को पूछा गया आपकी इतनी संपत्ति कैसे? तब उसने कहा कि मैं भारत के भ्रष्ट नेताओं के स्विस बैंक में खाते खुलवाता हूं और उसके लिए मुझे कमीशन मिलता है। वो कमीशन में ये 1 लाख करोड़ रुपए आ गया। अब कमीशन में एक व्यक्ति को 1 लाख करोड़ मिल गया तो मूलधन कितना होगा लूट का, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और हसन अली का कहना है मेरे जैसे हजारों एजेंट हैं इस भारत में जो विदेशी बैंकों में भ्रष्ट नेताओं के खाते खुलवाते हैं। हसन अली को पूछा गया तुम्हारा काम करने का तरीका क्या है? तो उसने कहा कि भारत के जो भ्रष्ट नेता पैसा लूटते हैं 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, ये मेरे पास लेके आते हैं रुपए में। फिर मैं इस पैसे को कन्वर्ट कराता हूँ डॉलर में और वो डॉलर विदेशों में डिपॉजिट कराता हूँ। तो रुपए मैं रख लेता हूँ और उसके बदले में डॉलर उनके वहां जमा हो जाते हैं। ऐसे यहाँ से हवाला के थ्रू सारे अकाउंट खुल जाते हैं। दुनिया में एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका नाम है टैक्स जस्टिस नेटवर्क। उनका कहना है कि भारत के भ्रष्ट नेताओं का विदेशी बैंकों के करीब 70 देशों के बैंकों में 258 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुका है पिछले 63 साल। और स्विट्जरलैंड की बैंकों में करीब 72 लाख करोड़ रुपए, माने कुल मिलाकर 328 लाख करोड़ रुपए नेताओं ने लूटकर विदेशों में जमा कर लिया है। हमने भारत स्वाभिमान की तरफ से एक संकल्प लिया है कि ये विदेशी बैंकों में जितना पैसा जमा है इस पूरे पैसे को वापस लाना है और इसको राष्ट्र की संपत्ति बनाना है और इसी पैसे से देश का विकास कराना है। आपके मन में सवाल आएगा क्या ये पैसा वापस आएगा? हाँ, ये पैसा आएगा। कैसे आएगा? इसको वापस लाने के रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की मदद से
इस विदेशी बैंकों के जमा धन को राष्ट्र की संपत्ति घोषित कराया जाए। ये पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता है भारत की संसद में विदेशी बैंकों में जमा धन को राष्ट्र की संपत्ति घोषित करा जाए। ये दूसरा रास्ता है। तीसरा रास्ता है संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ कोई संधि करके इस पूरे पैसे को वापस लाया जाए। ये तीसरा रास्ता है। और चौथा रास्ता है अपने देश के टैक्स सिस्टम को बदलकर और बड़े नोटों की छपाई को बंद कराकर इस पूरे पैसे को वापस लाया जाए। ये चौथा रास्ता है। और हम भारत स्वाभिमान की तरफ से ये संकल्प ले चुके हैं कि इन चारों रास्तों का इस्तेमाल करेंगे और इन 328 लाख करोड़ रुपए को वापस लाएंगे ही। ये हमारा पैसा है, ये आपका पैसा है, ये लोगों के टैक्स का पैसा है। अभी इस पैसे को वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 6 महीने पहले एक मुकदमा दाखिल हुआ है, जिसको भारत के मशहूर वकील राम जेठमलानी लड़ रहे हैं और उनके साथ 10 और वकील हैं। इस मुकदमे में भारत सरकार को नोटिस इशू हो चुका है। मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। सरकार को नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये कि जितना पैसा विदेशी बैंकों में है वो सारे पैसे का हिसाब सुप्रीम कोर्ट को बताया जाए। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर विदेशी बैंकों के साथ अपना समझौते करने का काम शुरू किया है और अब तक 38 देशों के साथ सरकार ने कुछ समझौते किए हैं, जिसके आधार पर ये पैसे का पता चल रहा है। कुछ और देशों के साथ समझौते होने वाले हैं और सरकार सुप्रीम कोर्ट को ये बताने वाली है। और तब हम सुप्रीम कोर्ट में ये अपील करना चाहते हैं कि ये सारे पैसे को सुप्रीम कोर्ट राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पहले एक बार किया था। नरसिम्हा राव इस देश में जब प्रधानमंत्री थे तो यूरिया घोटाला हुआ था। उसमें 133 करोड़ डॉलर का पेमेंट हुआ, लेकिन यूरिया नहीं आया। वो पैसा नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और आदेश पर वो पूरा पैसा वापस लाया गया और यूरिया घोटाले का एक एक पाई इस देश में वापस आया। तो हमारा कहना है कि यूरिया घोटाले का पैसा आ सकता है तो चारा घोटाले का भी आ सकता है, बोफोर्स का भी आ सकता है, एनरॉन का आ सकता है। घोटाले सब एक, सभी का पैसा आ सकता है। हमें उम्मीद है कि अगले 2.5 से 3 साल में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगा और ये 328 लाख करोड़ रुपए वापस आएंगे। एक दूसरा है रास्ता कि भारत की संसद से एक प्रस्ताव पारित कराया जाए। हमने ये तय किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई फैसला नहीं देगा तो हम भारत की संसद में ये प्रस्ताव लाएंगे और किसी सांसद को तैयार करके 328 लाख करोड़ रुपए को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कराएंगे। कोई एक सांसद ये प्रस्ताव को संसद में रखेगा और बाकी सब सांसदों को इस पर बहस करनी पड़ेगी। जब बहस होगी तब हम देखेंगे कौन कौन सांसद इसका विरोध कर रहा है। जो सांसद इस प्रस्ताव का विरोध करेगा, पक्की बात है बेईमान नंबर 1 वही है, पैसे उसी के हैं और खाते भी उसी के हैं। सारा देश देखेगा बेईमान सांसद कौन कौन है। अगर संसद में बेईमान सांसद ज्यादा हुए तो ये प्रस्ताव गिर जाएगा और ईमानदार सांसद ज्यादा हुए तो प्रस्ताव पास हो जाएगा। अगर ये प्रस्ताव गिर गया हमारी संसद में तो हमारा संकल्प है कि हम 2014 में जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो सारे देश में से ऐसे 400 ईमानदार सांसदों को चुनकर लाएंगे जो इस प्रस्ताव को पास कराएं और 328 लाख करोड़ रुपए विदेशों से भारत में वापस आए। आपके मन में सवाल आएगा, क्या भारत स्वाभिमान 400 सांसदों को जिताकर ला सकता है? हाँ, ला सकता है। कैसे? मैं आपको पुरानी एक घटना सुनाता हूं। 1977 में इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था। परम सम्माननीय जयप्रकाश नारायण उस आंदोलन के नेता थे। उनके पास कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी और उनके पास कोई बहुत बड़ा संगठन भी नहीं था और उनके पास कोई बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं थे।
फिर भी माननीय जयप्रकाश जी ने सारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया और भारत के लोगों को अपील किया उन्होंने कि मुझे संसद में लड़ाई लोगों ने अपील पर 377 सांसदों को जिताकर भेजा था। और आपको ये आश्चर्य लगेगी बात कि वो सारे सांसद निर्दलीय जीत कर गए थे। पार्टी बाद में बनी थी, सांसद पहले जीत के गए थे। 377 सांसद जब जीत कर चले गए तब जनता पार्टी बनी थी और इसका चुनाव चिन्ह उसके बाद मिला था। स्वामी रामदेव जी को भी 400 सांसद मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं। पूरे देश का बजट उससे बना सकते हैं। देश का बजट इस समय 11 लाख करोड़ का है और विदेशी पैसे को वापस लाके बैंक का ब्याज ही 32 लाख करोड़ मिल जाएगा। माने हम चाहें तो 3 गुना बजट कर सकते हैं देश का। और हमने इसके लिए योजना बनाई है कि 1.5 साल का जो पैसा आएगा ब्याज का, वो करीब 50 लाख करोड़, उसको भारत के गांवों में विकास के लिए उपयोग करेंगे। और भारत के गांवों में विकास का क्या काम करना है? हर गांव में 100 उद्योग लगाने हैं, हर गांव में सड़क बनानी है, हर गांव में बिजली देनी है, हर गांव को पीने का पानी, हर गांव में स्कूल और कॉलेज, माने हर तरह की सुविधा गांव में जुटानी है। और इस पूरे काम में 50 लाख करोड़ खर्च होगा। और 50 लाख करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है। जब अपने पास 328 लाख करोड़ है तो 50 लाख करोड़ क्या रकम है, खर्च कर सकते हैं। और ये तो कर्ज के ब्याज में, माफ करना, ये पैसे को बैंक में रख देने से ही ब्याज के रूप में आ जाएगा 50 लाख करोड़ तो 1.5 साल में। मूलधन तो खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और बाद में हम चाहे तो 3 साल देश के शहरों का विकास कर सकते हैं। हर साल हमें 32 लाख करोड़ मिलेगा। 5 साल में शहर भी विकसित हो जाएंगे, गांव भी विकसित हो जाएंगे। तो छठे साल से धन का क्या उपयोग करें? वो तो 32 लाख करोड़ हर साल आने ही वाला है। तो उसकी योजना हमने बनाई है कि भारत के कुछ पड़ोसी देशों की मदद करेंगे और उनकी बीमारी, उनकी गरीबी, उनकी बुराइयां दूर करेंगे। भारत के पड़ोस में कई देश हैं जो बहुत गरीब हैं, जैसे बांग्लादेश है, जैसे नेपाल है, जैसे बर्मा है, जैसे भूटान है। ऐसे 70 देश, इनकी हम मदद करना चाहते हैं। 2 देशों की मदद नहीं करेंगे, एक चीन और एक पाकिस्तान, बाकी सबकी करेंगे। और 70 देशों की हमने मदद की और उन देशों की गरीबी दूर हो गई तो ये 70 देश भारत के मित्र हो जाएंगे। और इन 70 देशों की मदद से संयुक्त राष्ट्र महासभा में हमको 3 प्रस्ताव पारित कराने हैं जो भारत के लिए बहुत जरूरी है। पहला प्रस्ताव पारित कराना है कि 1962 में चीन ने हमारी जितनी जमीन छीन लिया था वो सारी जमीन हमें वापस चाहिए। वो 72,000 वर्ग मील है। और संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव को पास होने के लिए 70 वोट की जरूरत है और हम 70 देशों को मदद लेके ये काम कर पाएंगे। दूसरा प्रस्ताव है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है और हमें वो वापस चाहिए और पाकिस्तान उसे हमें वापस करे। ये संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव कराना है। और तीसरा प्रस्ताव कराना है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों के जो केंद्र चल रहे हैं, इन आतंकवादियों के केंद्रों को या तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना जाकर खत्म करे, नहीं तो भारत की सेना जाएगी और इनको खत्म करेगी। क्योंकि इन आतंकवादी केंद्रों में जो आतंकवादी तैयार हो रहे हैं वो भारत को आकर तकलीफ दे रहे हैं। हर बार कुछ आतंकवादी आते हैं, मारकर चले जाते हैं और हम सिर्फ देखते रह जाते हैं। ये नाकामी और ये नपुंसकता हमें इस देश की खत्म करनी और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र की मदद लेनी। और संयुक्त राष्ट्र में 70 देश अगर हमारे समर्थन में प्रस्ताव करते हैं तो ये तीनों काम हम कर पाएंगे। और इन्हीं 70 देशों की एक बार और मदद लेंगे कि अंग्रेजों ने भारत से
250 साल में जो पैसा लूटा है वो सारा पैसा हमें वापस लेना है। वो हमारी संपत्ति है, देश की संपत्ति है। अंग्रेजों ने भारत से कोहिनूर हीरा लूटा जो महाराजा रणजीत सिंह के खजाने में था। अंग्रेजों ने कोहिनूर जैसे 4500 हीरे लूटे हैं, बहुत कीमती हीरे हैं जिनकी आज लाखों करोड़ों रुपए की कीमत है। अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह का सोने का सिंहासन लूटा है जो आज भी अंग्रेजों के लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है। ये हमें वापस लाना है क्योंकि वो हमारी संपत्ति है। अंग्रेजों ने दिल्ली से एक सोने का सिंहासन लूट कर लिया था, मयूर सिंहासन उसको कहते हैं। शाहजहां जिस पर कभी बैठा करता था वो भारत की संपत्ति है, उसे वापस लेना। हमारे देश में एक सोमनाथ का मंदिर था, उसका सोने का दरवाजा अंग्रेजों ने लूटा है, ये भी वापस लेना है। एक अंग्रेज आया था रॉबर्ट क्लाइव, जिसने 1757 में पानी के 900 जहाज भरकर सोने के सिक्के भारत से लूटे थे। ये सारे हमें वापस लेने हैं क्योंकि ये हमारी संपत्ति है। और ऐसी पूरी संपत्ति का हमने हिसाब निकाला, वो करीब 450 लाख करोड़ की है। ये अंग्रेजों से वापस लेनी है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र की मदद चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में हमें मुकदमा भी लड़ना है इसके लिए। और उस मुकदमे की तैयारी के लिए अभी से हमने दस्तावेज इकट्ठे किए हैं हजारों की संख्या में, जिनको हम इस्तेमाल करेंगे इस लड़ाई को जीतने। अंग्रेज अभी ये कहते हैं कि हमने भारत से लूटा कुछ भी नहीं है, भारत ने ये सब हमें गिफ्ट में दिया है। हम सिद्ध करेंगे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कि हमने गिफ्ट में कुछ नहीं दिया, ये सब वो लूट कर ले गए यहाँ से। और उसी के लिए प्रमाण चाहिए। और ऐसे कम से कम हमारे पास 20,000 प्रमाण हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि अंग्रेजों ने भारत से क्या क्या लूटा है। और इस लड़ाई को जीतकर 450 लाख करोड़ रुपए वापस लाएंगे इंग्लैंड से। और ये पैसा लाएंगे हम सोने के रूप में। क्यों लाएंगे सोने के रूप में? डॉलर का कोई भरोसा नहीं कब गिर जाएगा, और स्टर्लिंग पाउंड का कोई भरोसा नहीं कब गिरेगा। अगर ये 450 लाख करोड़ का सोना हम वापस ले आए अंग्रेजों से, तो स्टर्लिंग पाउंड तो 1 रुपए के बराबर आ जाएगा एक ही झटके। तो हम इसको सोने में लाएंगे। और 450 लाख करोड़ का सोना अगर भारत में लाके हमने रख दिया तो भारत के रुपए की ताकत सारी दुनिया के बाजार में 50 गुनी बढ़ जाएगी। अभी $1 में लगभग 50 रुपए है, फिर $1 में 1 रुपया हो जाएगा। और रुपया डॉलर अगर बराबर हो गया तो हम जो निर्यात कर रहे हैं सारी दुनिया को, ये निर्यात की आमदनी अभी 8 लाख करोड़ की है, रुपया डॉलर बराबर होकर ये आमदनी 400 लाख करोड़ की हो जाएगी। और अगर 400 लाख करोड़ की निर्यात की आमदनी हम हर साल कर पाए तो हम ऐसे देश बनेंगे जो चीन और अमेरिका से भी आगे होंगे। ना चीन हमारा मुकाबला कर पाएगा ना अमेरिका। और अगर चीन और अमेरिका को हमने पीछे कर दिया तो भारत दुनिया का विश्व गुरु बनेगा और सबसे समृद्धशाली राष्ट्र, सबसे वैभवशाली राष्ट्र, सबसे संपत्तिशाली राष्ट्र होगा। ये भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। पहले ये भारत सोने की चिड़िया था, अब भविष्य में इसको सोने का शेर बनाना है। अब दोबारा इसको सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये सोने की चिड़िया था इसलिए लूट लिया विदेशियों ने। अगर शेर होता तो कोई छू के देखता इसको। और एक बड़ी क्रांति होने वाली है कि जब रुपया डॉलर बराबर होगा तो भारत के 4 करोड़ नागरिक जो विदेशों में रह रहे हैं ये सब वापस आ जाएंगे। क्योंकि ये भारतवासी जो विदेश गए वो इस लालच में गए कि $1 में 50 रुपया है। अगर $1 में 1 रुपया हो गया तो वो झक नहीं मारेंगे, अमेरिका में वापस आ जाएंगे। और ये वापस आएंगे तो इनका दिमाग देश के लिए काम में आएगा। आप सोचो, नासा नाम की अमेरिकन संस्था में 36% वैज्ञानिक भारत के हैं। अगर ये सारे वापस आ जाएं तो नासा जैसी हम 20 संस्थाएं बना सकते हैं।
MIT नाम की अमेरिकन टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां 43% इंजीनियर भारत के हैं। ये सब वापस आ जाएं तो MIT जैसी हम 20 संस्थाएं बना सकते हैं। सिलिकॉन वैली भारतवासियों के दम पर चलती है, अगर सारे भारतवासी आ जाएं तो हम भारत में सिलिकॉन वैली बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकन कंपनियां भारतवासियों के दम पर खड़ी हैं, अगर ये वापस आ जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट हम बना सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा तकनीकी विकास भारत के दिमाग से निकला है, वो तकनीकी विकास को हम भारत में वापस ला सकते हैं, भारतीयों को वापस लाके। और एक काम और होने वाला है कि अगर रुपया डॉलर बराबर हो गया तो भारत में किसी भी नागरिक को टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट की इनकम इतनी हो जाएगी कि टैक्स की इनकम तो उसके सामने बिल्कुल छोटी है। अभी हम टैक्स से 21 लाख करोड़ की कमाई करते हैं, और अगर हम रुपया डॉलर को बराबर कर लें तो एक्सपोर्ट की आमदनी 400 लाख करोड़ की है, तो टैक्स लेने की तो जरूरत ही नहीं। तो टैक्स सारे माफ किए जा सकते हैं, और टैक्स माफ हो गए तो भारत का सामान दुनिया में सबसे सस्ता बनेगा और सारी दुनिया के बाजार पे हम छा सकते हैं। जैसे अभी चीन छा गया है सारी दुनिया के बाजार में, वैसे ही अगले 5 साल बाद भारत छा सकता है सारे बाजार। चीन आज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उसके सामान सस्ते हैं, हमारे सामान भी सस्ते हो सकते हैं। अगर इनकम टैक्स हम खत्म करें, सेंट्रल एक्साइज खत्म करें, सेंट्रल सेल्स टैक्स खत्म करें, टोल टैक्स, रोड टैक्स आदि टैक्स खत्म करें, हमारी चीजें भी सस्ती होंगी। मैंने कैलकुलेशन किया कि सारे टैक्स अगर हम खत्म कर दें तो पेट्रोल मिलेगा 12 रुपए लीटर। सारे टैक्स खत्म हो तो डीजल होगा 7 रुपए 80 पैसे लीटर। सारे टैक्स खत्म हो जाए तो रसोई गैस का सिलेंडर 40 रुपए का। सारे टैक्स खत्म हो जाए तो नमक मिलेगा 50 पैसे किलो। सारे टैक्स खत्म हो जाए और आपको 100 रुपए का रेल का टिकट खरीदना पड़े तो वो हो जाएगा 22 रुपए। टैक्स खत्म हो और बस का 100 रुपए का टिकट वो हो जाएगा 27 रुपए का। टैक्स सारे खत्म हो जाए और भारत से अमेरिका जाना हो और वापस आना हो तो अभी जो टिकट है वो 90,000 का है, वो हो जाएगा फिर 12-13 हजार का। हर चीज सस्ती हो जाएगी। हमारे देश के जो इंजीनियर तैयार हो रहे हैं IIT में, उनको टैक्स के चक्कर में 5 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है 5 साल की पढ़ाई में। टैक्स खत्म हो जाएगा तो ये पढ़ाई 50,000 में हो जाएगी। अभी 40 लाख रुपए में MBBS MD होता है, टैक्स खत्म हो जाए तो 4 लाख में हो जाएगा। सारी चीजें सस्ती होंगी, महंगाई कम होगी, आमदनी बढ़ती जाएगी। और अगर महंगाई कम होकर हम आमदनी बढ़ा सके, गांव-गांव में 100-100 उद्योग लगा के लोगों को रोजगार दे सके, बेकारी कम करा सके, महंगाई बेकारी कम हुई तो गरीबी कम होगी, और ये तीनों बड़े काम अगर हम कर पाए तो भारत देश में स्वर्ग तो यहीं बनेगा जमीन पर, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जमाना आएगा कि अमेरिकी लोग भारत में आकर नौकरी मांगेंगे जब रुपया और डॉलर बराबर हो जाए। एक जमाना था जब यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे और दुनिया के हजारों विद्यार्थी आकर पढ़ते थे। आने वाले समय में फिर वैसा ही भारत बनेगा जब दुनिया के हजारों लोग यहाँ पढ़ने आएंगे। हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, लोग यहाँ आएंगे। और भारत के पास भगवान के दिए हुए सभी तरह के संसाधन हैं। भारत के पास पूंजी भी आ जाएगी, टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, और भारत के मेहनती लोग, दिमाग वाले लोग विकास के काम में लग जाएंगे तो भारत तो दुनिया में विश्वगुरु हो ही जाएगा। ऐसा सपना लेकर हम भारत स्वाभिमान का यह अभियान चला रहे हैं। आप ये कहेंगे अभी तो ये सब सपना है। हाँ, अभी तो ये सपना है, 4 साल के बाद हकीकत बनेगा। और दुनिया में हर हकीकत एक दिन पहले तक सपना ही होती है, एक दिन बाद का सपना हकीकत में बदल जाता है। एक जमाना था 1942 में
जब महात्मा गांधी सपना देख रहे थे कि भारत आजाद होगा और 1947 में वो हकीकत बन गया। एक सपना था जब हम सोचते थे कि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और ट्रावनकोर की रियासतें भारत में मिल जाएंगी, क्योंकि ये 5 रियासतें बोलती थी कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। आप याद करिए 1947 15 अगस्त का दिन, जब पूरे देश में 5 रियासतों की घोषणा हुई थी कि हम तो पाकिस्तान में मिल जाएंगे। तब हमारे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सपना देखा था कि इन सब रियासतों को भारत में मिलाना है, और उन्होंने एक दिन मिला के दिखा दिया। एक दिन पहले सपना, अगले दिन में हकीकत बना। ऐसे ही एक जमाना था कि दुनिया में लोग ये सपना मानते थे कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। आज ये सपना हकीकत बन चुका है, दोनों देश मिलकर एक हो चुके। एक जमाना था दुनिया के लोग इसको सपना मानते थे कि संयुक्त ये सोवियत संघ नाम का देश कभी टूट सकता है, लेकिन आज सोवियत संघ जैसा शक्तिशाली देश 17 हिस्सों में टुकड़े टुकड़े हो गया है। एक जमाने का सपना आज हकीकत में बदल चुका है। एक समय था जब कोई सोचता नहीं था दुनिया में कि यूरोप के देश मिलकर एक कॉमन करेंसी बनाएंगे, लेकिन आज यूरोप में कॉमन करेंसी है जिसको यूरो डॉलर कहते हैं। वो एक सपना था, आज हकीकत है। एक समय था जब लोग कहते थे कि ये सपना है कि यूरोप के देश मिलकर एक सामान्य पार्लियामेंट बना लें, कॉमन पार्लियामेंट बना लें, लेकिन आज वो हकीकत बन चुका है। यूरोप में कॉमन पार्लियामेंट बन गई है और अब तो कॉमन आर्मी बनने जा रही है। दुनिया के सब सपने एक दिन पहले तक ऐसे ही होते हैं और एक दिन बाद हकीकत में बदल जाते हैं। आज ये सपना है हमारा कि हम 328 लाख करोड़ रुपए विदेशों से वापस लाएंगे, कल ये हकीकत बनेगा। आज हमारा सपना है कि हम भय, भूख, भ्रष्टाचार सबको मिटाएंगे, कल ये हकीकत बनेगा। आज ये सपना है कि भारत में हर व्यक्ति को निरोगी बनाएंगे, कल ये हकीकत में बनेगा। आज हमारा सपना है हर बच्चा पढ़ेगा इस देश में, पढ़ने का अधिकार सबको मिलेगा समान रूप से, कल ये हकीकत बनेगा। तो हम सपना देख रहे हैं और इसी को हकीकत में बदलने के लिए भारत स्वाभिमान का संगठन हमने बनाया। आप बोलेंगे हम इसमें क्या मदद कर सकते हैं? मैं आपसे एक मदद की अपेक्षा लेकर आया हूँ। ये भारत स्वाभिमान के संगठन को 5 करोड़ मेंबर्स की जरूरत है। आप हर व्यक्ति इसके मेंबर बने और एक एक व्यक्ति 10-10 को मेंबर बनाए तो हमारा ये सपना पूरा हो जाएगा। अभी हमारे 50 लाख से ज्यादा मेंबर हो चुके हैं। हर मेंबर हमारा 10 और मेंबर बना दे तो 5 करोड़ का लक्ष्य पूरा होता है। और 5 करोड़ अगर हमारे मेंबर हो गए तो 50 करोड़ लोगों तक हमारा विचार पहुंच जाएगा और 400 से ज्यादा सांसद संसद में आ जाएंगे और वहां से ये हमारी शुरुआत हो जाएगी सपने को पूरा करने। आप हमारे मेंबर बने, 10-10 और लोगों को प्रेरित करें, वो भी हमारे मेंबर बने और वो 10-10 और 10-10 को प्रेरित करें। इस तरह की हमें आपसे मदद की अपेक्षा है। और मैं आखिरी बात आपसे कहूंगा कि इस अभियान में आप जल्दी से जुड़ जाएं तो 4 साल बाद जब ये हकीकत बनेगा सपना, तो सारा यश आपको मिलेगा, क्योंकि सन्यासी कभी यश नहीं लेता। सन्यासी को यश की जरूरत ही नहीं होती, वो तो यश लोगों में बांट देता। तो यश आपको मिलेगा, करवाने वाला तो ईश्वर है। यश की प्राप्ति आपको होगी। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आप इस अभियान में जरूर मदद करेंगे, क्योंकि हम और आप पुराने समय के बिछड़े हुए ही लोग हैं जो 1857 में कभी इकट्ठे हुए थे। नाना साहब पेशवा के नाम से, झांसी की रानी के नाम से, तात्या टोपे के नाम से, नाना फडणवीस के नाम से, वासुदेव बलवंत फड़के के नाम से। 1857 में हम ही शायद रहे होंगे जिन्होंने गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब भगवान ने फिर हमको भेजा है इन काले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। और मैं आपसे विनम्रता पूर्वक ये कहने आया हूँ कि एक सन्यासी जब कोई सपना देखता है ना, भगवान भी उसको पूरा करा देता है।
1857 में एक सन्यासी हुए, परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने देश की आजादी का सपना देखा और ईश्वर ने वो सपने को पूरा कराने के लिए 7,32,780 क्रांतिकारियों को भेजा इस देश में, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान दी और देश को 15 अगस्त 47 को आजाद कराया। ऐसे ही एक सन्यासी थे समर्थ गुरु रामदास। उन्होंने एक सपना देखा, औरंगजेब नाम का एक बहुत ज्यादा जुल्म ढाने वाला मुगल शासक था, जो हिंदुओं के मंदिर तोड़ता था, हिंदुओं को मुसलमान बनाता था, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता था, हिंदुओं पे कर लगा दिया था उसने जजिया कर। समर्थ गुरु रामदास ने उस समय सपना देखा कि ये मुगल शासक औरंगजेब का तो शासन खत्म होना ही चाहिए। तो ईश्वर ने उनकी सपने को पूरा करने के लिए 2 महान क्रांतिकारियों को भेजा इस देश में। एक थे छत्रपति शिवाजी, जो दक्षिण भारत में आए, और एक थे गुरु गोविंद सिंह, जो उत्तर भारत में आए। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब से उत्तर भारत में लड़ाई लड़ी और छत्रपति शिवाजी ने दक्षिण भारत में लड़ाई लड़ी। परिणाम ये हुआ कि 1707 में औरंगजेब का शासन पूरे भारत से खत्म हो गया और औरंगजेब भी मर गया। सन्यासी का सपना ऐसा होता है। ऐसे ही सन्यासी थे स्वामी रामानंद तीर्थ, जिन्होंने 1947 में ये कहा था कि हैदराबाद रियासत को हम पाकिस्तान में जाने नहीं देंगे, इसको भारत में ही रखेंगे, और उस सपने को पूरा किया सरदार पटेल ने, हैदराबाद रियासत को भारत में मिला दिया। तो सन्यासियों के सपने तो भगवान भी पूरे कराता है। अभी एक सन्यासी है परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, उन्होंने सपना देखा है कि 328 लाख करोड़ विदेशों में जमा धन वापस लाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, गरीबी भुखमरी बेकारी को हटाना है, हमारे देश के हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाना है, निरोगी बनाना है, सबको शिक्षित बनाना है, सब गांवों को अपने पैरों पे खड़ा करना है, स्वावलंबी बनाना है। इस सपने को भी भगवान पूरा ही करा रहा है और इसीलिए अब तक 50 लाख लोगों को मेंबर बनवा दिया ईश्वर ने। 4.5 करोड़ लोग आराम से मेंबर बनेंगे अगले 4 साल में, और ये सपना पूरा होगा 2014-15 में जाकर। आप सब इस सपने को पूरा करने में हम सबको मदद करेंगे और आपके जीवन को सार्थक बनाएंगे, सफल बनाएंगे। इसी भावना के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी देर यहाँ बैठे, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। मेरा निवेदन है कि जो बातें मैंने आपसे कही है वो बातें आप अन्य लोगों तक पहुँचाएं। और ये जो बातें मैंने आपसे कही हैं, इन सब बातों की हमने कुछ सीडी बनाई है, 70 घंटे की सीडी, 4 सीडी मेरे साथ में लेके आया हूँ। हमारे जो संरक्षक भाई अशोक जी मेरे बगल में बैठे हैं, यहीं बठिंडा में रहते हैं, मैं इनको वो 4 सीडी देके जाऊंगा। आप इनसे कॉपी करवा के लेते रहना। किसी भी सीडी पर मेरा कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का कंप्लीट राइट है। आप सीडी की 500 कॉपी बनाएं, 1000 कॉपी बनाएं, 10,000 कॉपी बनाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं चाहता हूँ गांव-गांव, गली-गली, घर-घर ये विचार पहुंचे। एक सीडी है चिकित्सा के विषय में, जो मैं आपको बता रहा था कि घर में ही हर बीमारी का इलाज कैसे किया जाए। इसके अलावा 3 सीडी और हैं भारत स्वाभिमान के अलग अलग विषयों पर, तो वो आप ले लेना अशोक भाई से, वो आपको कॉपी करा के देते रहेंगे। और इन सीडीओ को आप आगे कॉपी कराते रहना, सबको बांटते रहना। मैं मानता हूं कि भारत में ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं होता। हमने ज्ञान कहीं से इकट्ठा किया, आपको दे दिया, आप किसी और को दे दें और वो किसी और को दे दे, यही हमारी भावना है। तो आप सीडियां कॉपी कराएं, गांव-गांव, गली-गली बांटें और जल्दी से भारत स्वाभिमान का विचार घर-घर तक पहुंचे और ये क्रांति पूरे देश में सफल हो। इस भावना के साथ बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मैं बोलूंगा भारत माता की, आप सब बोलेंगे जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत